वी आर एट वॉर। ये देश एक युद्ध के हालात से गुजर रहा है। जो आधे मोर्चे की लड़ाई है, जो भारत में चल रही है, नैरेटिव की लड़ाई है, और ये नैरेटिव की लड़ाई मुझे लगता है सबसे खतरनाक है। गृह मंत्री है इस देश के, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, अगर उनके बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और छेड़छाड़ करने के बाद इतनी तेजी से फैलाया जा सकता है, तो ये किसी एक या दो व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। इस बार अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो अगली बार तो चुनाव नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट का फायदा हो रहा है, उसके दिमाग में ये झूठ भर दिया गया था कि मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। उस समय देश का हर जर्नलिस्ट जो है नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के पीछे भाग रहा था, और दूरदर्शन के पास वो इंटरव्यू था, दूरदर्शन उसको चला नहीं रहा था। इसको लेकर मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि मनमोहन सिंह के ऑफिस से फोन आया कि आप ऐसे ट्वीट मत करिए, ये आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मुझे 2 बार फोन आया। आपके हिसाब से असली गोदी मीडिया कौन है? हम लोग जब काम करते थे, हम जब राष्ट्रहित की बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, हम कहते थे नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं होना चाहिए, तो हमको मतलब ये कहा जाता था, अरे यार लड़का काम तो अच्छा करता है, लेकिन यार लगता है इसने पैंट के नीचे निक्कर पहन रखी, जरा इसमें ध्यान रखना। मुझे जब सीए विरोधी आंदोलन हुआ तो मुझ पर दबाव डाला गया, जब वो बसें जला रहे थे जामिया में, लखनऊ के अंदर ओबी वैन जो चैनल्स की फोड़ी जा रही थी, उनमें आग लगाई जा रही थी, मैं उस चैनल का आउटपुट एडिटर था, मुझ पर दबाव बना जा रहा था कि इनको आप गंगा ही नहीं लिखोगे। तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को मतलब बताता है कि वही सबसे बड़ा मसीहा पत्रकार है, वो आदमी न्यूज़ रूम में ऐसे छटपटा रहा था, इधर से उधर घूम रहा था उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, जैसे उसको किसी ने, हमारे यहाँ बिहार में कहते बिरनी ने काट लिया। मैं अगले दिन ऑफिस पहुंच रहा हूँ और मैं अपना मेल बॉक्स खोलता हूँ और मैं देखता हूँ मैनेजिंग एडिटर का मुझे नोटिस आया हुआ है। वो करीब 3-4 महीने तक उस स्टिंग ऑपरेशन पर बैठे रहे। उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बच गई, और ये जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बची उसके 5 या 6 महीने बाद राजदीप सरदेसाई जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है। असली गोदी मीडिया ये होता है। आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं, आपका भाई जो है वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ ले तो भी आप निष्पक्ष हैं। वो एक वीडियो में कहते हैं मैं खड़गे हूँ, मैं बेदाग हूँ, एक में कहते हैं मैं राहुल हूँ, मैं आ गया हूँ, एक में कहते हैं मैं कन्हैया कुमार हूँ, एक में कहते हैं प्रियंका आ गई, सब बदल गया। अब आप सोचिए इससे बड़ा गोदी मीडिया क्या होगा। रवीश कुमार तो आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। रवीश जी के भाई पर जब रेप का आरोप लगा था तो दिल्ली से कांग्रेस के 5 बड़े वकील, जो कांग्रेस के पेड वकील हैं, वो गए थे, जिनकी एक की फीस 5 लाख 10 लाख एक सिटिंग, एक हियरिंग की है। जो अमरनाथ की कहानी होती थी, बाबा अमरनाथ की, तो पूरा फोकस ये था शहीद नकवी की उस डॉक्यूमेंट्री का कि एक मुस्लिम गडरिये ने ढूंढी है। मतलब अगर मुस्लिम गडरिया बाबा अमरनाथ को नहीं ढूंढता तो बाबा अमरनाथ हमको मिलते ही नहीं। प्रधानमंत्री के विमान में आप जाते थे तो जाते ही आपकी हर तरह की सेवा होती थी, आपको दुनिया की बढ़िया से बढ़िया डिश खिलाई जाती थी, महंगी से महंगी शराब पिलाई जाती थी। मतलब पत्रकारों के लिए एक बढ़िया पिकनिक होती थी। सोचिए महामहिम का प्लेन हवा उड़ रहा है, पत्रकार शराब पी के एक दूसरे को मार रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, चांदी की चम्मच चुरा रहे हैं। देखिए ये फैक्ट चेकर कैसे काम करते हैं, बड़े शातिर दिमाग होता है। अरे अयोध्या के राजा भगवान श्री राम है, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद नहीं है। इस तरह की नैरेटिव फैलाने का एक काम करते हैं। अब यही नैरेटिव की लड़ाई है। आप थोड़े दिन में लोगों के दिमाग में चढ़ जाएगा कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, हिंदुत्व का मुद्दा तो बकवास है, हिंदू लोग तो इसी तरह से हैं, हिंदू में कुछ होता नहीं। अमिताभ बच्चन, जो विजय वर्मा का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो मंदिर नहीं जाता, लेकिन वो 786 जब देता है रहीम चाचा तो 786 को आंखों से लगाता है। 100 पत्रकारों की नौकरियां रातों रात चली गई। 2014 में मोदी सरकार आती है, एक पत्रकार की नौकरी नहीं जाती। जिन सो कॉल्ड तानाशाह नरेंद्र मोदी की बात होती है, आपको कभी फोन आया है कि ये मत दिखाओ, ये मत करो, आप लोग तो सरकारी चैनल। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। यह खास शो जिसमें हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि आप उस विषय को और वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं कई बार कहता हूं, कहीं स्पीच देने जाता हूं, कहीं चर्चा में जाता हूं, मैं कहता हूं वी आर एट वॉर। ये देश एक युद्ध के हालात से गुजर रहा है, और युद्ध कई बार सिर्फ सीमाओं पे नहीं लड़े जाते, कई बार अपनों से भी लड़ने पड़ते हैं और अपने घर में भी लड़ने पड़ते हैं। और इस वक्त भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे मोर्चों पर हम अंदर ही लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में एक लड़ाई नैरेटिव की है, जो इस इलेक्शन में भी देखने को मिली। झूठ, प्रोपेगेंडा, एक पूरा इकोसिस्टम उसको आगे बढ़ाने में लगा रहा।
और क्या ये लड़ाई और तेज होगी? आप कई बार गोदी मीडिया सुनते हैं, खान मार्केट गैंग सुनते हैं, इकोसिस्टम सुनते हैं, ये सब क्या है? इसका देश पे क्या प्रभाव है? देश को कहाँ ले जा रहा है और क्या होता रहा है और क्या हो रहा है? इस पर आज टॉप एंगल में बात करेंगे। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अशोक श्रीवास्तव जी हैं और प्रखर श्रीवास्तव जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रखर भाई जो हैं वो एनडीटीवी समेत कई चैनल्स में रह चुके हैं, अभी डीडी न्यूज़ में हैं। और अशोक भाई तो जो जब डायनासोर्स जा रहे थे तो इनको डीडी न्यूज़ में छोड़ के गए थे और तब से आदिकाल से सरकारी मीडिया में काम कर रहे हैं। तो सरकारों के बदलने से मीडिया पे क्या असर पड़ता है ये भी वो देखते रहे। लेकिन पहले मैं आप लोगों से जो मेरी एक सोच है उस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ, फिर मैं गोदी मीडिया और बाकी चीज़ों पर आऊँगा कि क्या आपको लगता है कि इस देश में एक इंटरनल लड़ाई, एक युद्ध जैसी स्थिति चल रही है जिसको हम नैरेटिव का युद्ध कह सकते हैं, और ये बहुत गंभीर स्थिति में है? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। एक नैरेटिव वॉर तो है ही, और दूसरी ये नैरेटिव वॉर में जो असली लड़ाई हमको 2.5 मोर्चों पर लड़नी पड़े। जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों का युद्ध लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान, चीन और एक आपको घर के अंदर। तो ये जो आधे मोर्चे की लड़ाई है जो भारत में चल रही है, नैरेटिव की लड़ाई है, और ये नैरेटिव की लड़ाई मुझे लगता है सबसे खतरनाक है। आप चीन से लड़ सकते हो, पाकिस्तान से लड़ सकते हो, आपके पास सेना है, आपके पास आज राफेल है, आपकी सेना बहुत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, आपके पास परमाणु हथियार हैं, तो आप पाकिस्तान चीन से लड़ सकते हो, वो आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आधे मोर्चे वाले जो घर पे बैठे जो खतरनाक जो जीव हैं और ये बड़े जहरीले जीव हैं, ये अंदर से अंदर देश को खोखला कर रहे हैं। और ये लड़ाई आज मैं मानता हूँ पाकिस्तान और चीन से हम जिस मोर्चे पे लड़ रहे हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई है। प्रखर भाई, आपको ऐसा लगता है, लोग सोचते हैं 4 ट्वीट से क्या ही हो जाएगा, 4 यूट्यूब वीडियो से क्या हो जाएगा, इंस्टाग्राम के रील से क्या ही हो जाएगा, लेकिन वो जो धीरे धीरे नैरेटिव बनाता है और वो कहाँ से बैठ के लोग किससे क्या करवा रहे हैं ये कई बार लोगों को पता भी नहीं होता, ये बहुत खतरनाक हो गया है आज की डेट में। बिल्कुल, ये 2024 का चुनाव था, वो साफ नज़र में आया कि जिस तरह से चुनाव के 4 महीने पहले जिस तरह से नैरेटिव का जो लड़ाई जो थी, वो किस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया और किस तरह से झूठे तथ्य गढ़े गए, वो हमने देखा। और उसका असर भी धीरे धीरे होने लगा। जब एक साथ 20 यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं वो एक ही झूठ को दोहराएंगे, जो हिटलर की जो पॉलिसी थी, एक ही झूठ को बार बार अलग अलग भाषा में कहा जाएगा, अलग अलग टोन में कहा जाएगा, अलग अलग अंदाज में कहा जाएगा, तो जो नया वोटर है या जो एक सोच जिसकी है नहीं, जो बीच में रहता है, वो प्रभावित होगा। और पूरे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम, जितने भी सोशल मीडिया के अंग हैं, उन सबके माध्यम से पूरा एक झूठा नैरेटिव गढ़ा गया। और ये होता था कि जब वो कोई एक व्यक्ति है, वो बाहर दूसरे देश में, जर्मनी बैठा हुआ है, वो एक वीडियो बना रहा है, जब वीडियो बना रहा है उसमें 10 गलतियां निकल रही हैं, उस 10 गलतियों पे बात हो रही है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से फैलता था और इतनी तेज़ी से फैलाया जाता था। उसमें कोई एक सिस्टम था जो, या वो सिस्टम बाहर से ऑपरेट कर रहा था, जैसा अशोक जी ने कहा, वो अंदर से ऑपरेट कर रहा था, ये जांच का विषय है, लेकिन वो ऑपरेट कर रहा था। वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि किस तरह से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। मतलब एक आम छोटे मोटे मुद्दे तो अपनी जगह पर हैं, जिन लोगों ने देश के गृह मंत्री के बयान को नहीं छोड़ा, ये उन लोगों पे आरोप लगाते हैं कि आप फांसीवादी हैं, आप तानाशाही हैं। और जिन लोगों पर, जिस सरकार पर आरोप लगाया जाता है, उस सरकार के जो नंबर 2 नेता हैं, जो नंबर 2 व्यक्ति हैं, जो गृह मंत्री हैं इस देश के, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था है, अगर उनके बयान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और छेड़छाड़ करने के बाद इतनी तेज़ी से फैलाया जा सकता है, तो ये किसी एक या 2 व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, या किसी ग्रुप का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे एक संगठित शक्ति लगी हुई थी, और जाहिर तौर पर ये बाहर से भी ऑपरेट कर रहे थे, वो अंदर से भी ऑपरेट कर रहे थे। और ये एग्जाम्पल है। मतलब आप और हम हमारी क्या बात करेंगे, जो यूट्यूब पर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनकी हम क्या बात करेंगे। जब देश के गृह मंत्री के साथ हो सकता है तो आप उसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो लेकिन अशोक भाई, जब मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ और ये इलेक्शन के बीच हो रहा है, मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा या नरेंद्र मोदी आके आरक्षण खत्म कर देंगे, आप दूसरी तरफ से तो ये पूछा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी ने जो कहा वो मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आरक्षण खत्म कर देंगे ये मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है? ये तो जो एक सो कॉल्ड बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है, जो ईमानदार पत्रकार है, वो तो नहीं पूछ रहे थे, वो तो फैला रहे थे कि भाई आरक्षण खत्म होने वाला है। तो क्या नरेंद्र मोदी सरकार इस नैरेटिव की लड़ाई को उतनी गंभीरता से समझ नहीं पाई? क्या वो इस सोच में थी कि ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम पर हम फिर से आ ही जाएंगे, या पिछली बार इतना प्रखर नहीं था ये वार जो है, इसलिए उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया?
ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मुझे लगता है कि एक तो बीजेपी और मोदी सरकार जो भी है वो लोग एक तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि मोदी जी ने 400 कहा था। पिछले 2 चुनाव में मोदी जी के नाम का जो बीजेपी को डिविडेंड मिला था, बीजेपी को लग रहा था इस बार भी वैसा ही होगा। इस बार भी हुआ, 240 सीटें आपको जो मिली हैं वो आपको मोदी जी के नाम पे मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी जो लॉस हुआ है वो उस नैरेटिव की वॉर में आपको पिछड़ने के कारण हुआ है, उस नैरेटिव की वॉर में पिटने के कारण आप इतना लॉस हुए, और कोई कारण नहीं था। आप सोचिए, इस सरकार ने हर मोर्चे पर, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया, आप तमाम मोर्चे उठा के देख लीजिए। आर्थिक मोर्चे पर मैं कल किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई सरकार का क्या, आप कांग्रेस और अगर बीजेपी की तुलना करेंगे तो इसमें क्या आएगा। डेवलपमेंट के मोर्चे पर वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कांग्रेस उसकी मुकाबला नहीं कर सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर आतंकवादी किस तरह से सरोजनी नगर, दिल्ली के कॉर्नर प्लेस में बम फोड़ते थे, आज वो नहीं हो रहा। तो ऐसे ऐसे मुद्दे थे जिस पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कहीं अच्छा था। लेकिन कांग्रेस किस मोर्चे पर आगे निकली, वो एक नैरेटिव के मोर्चे पर आगे निकली, एक झूठ के मोर्चे पर आगे निकली। बीजेपी ये भूल गई। देखिए, नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल की थी, सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया था। उस समय कांग्रेस का पूरा तंत्र था, लेकिन मोदी सोशल मीडिया के नाम पर आ गए और सोशल मीडिया पर उन्होंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। बीजेपी इस कला को भूल गई, कांग्रेस इसमें 2 हाथ आगे निकल गई। कांग्रेस ने इस सोशल मीडिया और मीडिया को, इसमें झूठे नैरेटिव कैसे, उसमें सिद्ध हस्त हो गई। बीजेपी इस चीज को भूल गई कि कैसे मोदी जो आए थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मजाक में लोग मुझे बोलते थे 2014 में जब मैंने नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया था, उस वक्त तो विपक्ष के नेता थे वे, और उस वक्त जो जिस तरह से मेरे इंटरव्यू को यूपीए सरकार ने डील किया था, और उस वक्त मोदी सरकार की जो टीम, जो मोदी सरकार ने, माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी की जो टीम, क्योंकि उस वक्त तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिस तरह से उन्होंने इस पूरी चीज को डील किया था, पूरे 1 हफ्ते तक ये नैरेटिव बना रहा था मेरा इंटरव्यू। और उस वक्त लोग मुझे मजाक में कहते थे कि 15 से 20 सीटें अकेले तुम्हारे इंटरव्यू की वजह से। क्या हुआ था उस इंटरव्यू में? उस इंटरव्यू में ये हुआ था, उसको कांग्रेस की सरकार थी, दूरदर्शन था, उस इंटरव्यू को उन्होंने पहले तो अबॉर्ट करने की कोशिश की, कहा जाएगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये बात किसी तरह से लीक हो गई, मैंने उसको लीक करवा दिया था, जब ये लीक हो गया कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू नहीं जाएगा, कांग्रेस प्रयास कर रही है। हाँ, मैंने ये मेरा इंटरव्यू मैंने गुजरात से इंटरव्यू करके भेज दिया था। वो इंटरव्यू तुरंत टेलीकास्ट, उस समय देश का हर जर्नलिस्ट जो है नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के पीछे भाग रहा था, और दूरदर्शन के पास वो इंटरव्यू था, दूरदर्शन उसको चला नहीं रहा था। ये मैंने किसी एक व्यक्ति के माध्यम से मैंने इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू दूरदर्शन ने किया और उसको जो है ये लोग चला नहीं रहे। जैसे ये बस पब्लिक डोमेन में आई, इनके ऊपर दबाव पड़ा, सरकार के ऊपर दबाव पड़ा, और उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू चलाया। लेकिन उस इंटरव्यू को इन्होंने बुरी तरह से काट दिया। 56 मिनट का इंटरव्यू इन्होंने 28 मिनट का कर दिया। लेकिन इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बात लीक हो गई कि भाई ये इंटरव्यू जो है काटा गया है। जब ये बात लीक हुई तो उस इंटरव्यू के हिस्से एक एक करके, क्यों, क्योंकि नरेंद्र मोदी की टीम जो है, जो उनके पीछे एक टीम खड़ी थी, वो एक एक चीज़ देख रही थी। उन्होंने सारे इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रखा था, एक एक चीज़ वो पब्लिक डोमेन में डाल रही थी। यहाँ तक कि मेरे साथ वो रोज़ फ़ोन करके पूछते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। उस वक्त मुझे याद है, आज जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रेशर आया, उस वक्त मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। मेरे पास 2 बार मनमोहन सिंह के ऑफिस से मेरे पास फोन आया था कि आप इस तरह के ट्वीट, क्योंकि लोग मुझे गाली दे रहे थे कि आपने इंटरव्यू पूरा नरेंद्र मोदी का काट दिया। मैंने सिर्फ इतना ट्वीट किया था कि यह इंटरव्यू 56 मिनट का था, 28 मिनट का चला। मेरा मानना है पूरा इंटरव्यू चलना चाहिए था, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था। इसको लेकर मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि मनमोहन सिंह के ऑफिस से फोन आया कि आप ऐसे ट्वीट मत करिए, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। मुझे 2 बार फोन आया, नरेंद्र मोदी के ऑफिस से मुझसे यह तक पूछा जा रहा था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इस बात को एक इंटरव्यू में कहा भी कि जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू किया था उसके ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय से दबाव है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक एक चीज में वो, उस वक्त मोदी की जो टीम थी, नरेंद्र मोदी की, वो एक एक चीज को कैसे हैंडल करना देख रही थी, और उसके कारण 1 हफ्ते तक वो इश्यू बना रहा। और आज आपके सामने किस तरह से कांग्रेस एक झूठा नैरेटिव फेंकती है, और आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन तक उसको काउंटर नहीं कर पाते। जब तक आप काउंटर कर पाते तब तक इतना डैमेज हो चुका होता है, गांव देहात तक पहुंच चुका होता है कि उसका डैमेज हो गया। तो सवाल यह कि उन्होंने तो वो चीजें कर ली, आपकी टीम क्या कर रही थी? प्रखर भाई, इसमें एक चीज ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी से जब आप कई बार मिलिए, बात कीजिए, वो इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने काम किया है तो कैसे
पब्लिक वोट नहीं करेगी। मतलब जैसे एक बच्चा नहीं होता कि मैंने पढ़ा है तो मैं कैसे फेल हो सकता हूँ, या मेरे से ज़्यादा किसी को कैसे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन क्या वो बच्चा ये भूल गया कि यहाँ पर पेपर लीक भी हो सकता है, यहाँ पर कोई आपके बदले भी एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसी दुनिया भी चल रही है। और क्या यही शायद वो मिस कर गए कि भाई ये नैरेटिव मुझे नुकसान कर सकता है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात जो अशोक जी ने कही और जो आपने कही बिल्कुल सही है। देखिए क्या हो रहा था कि ऐसा नहीं है कि जो अगर हम एक्स की बात करें ट्विटर की बात करें, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी के नेता ट्वीट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ शौचालय गिनवा रहे थे। वो सिर्फ विकास की बातें कर रहे थे कि इतने घर दे दिए, इतने लाभार्थी, सबका साथ सबका विकास, मतलब आंकड़े, सिर्फ आंकड़े। जो ठीक है वो बोल रहे हो आप, लगातार हम सुन रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है, उसका एक वैल्यू है, वो ज़रूरी है। जो विकास की बात अशोक जी ने की, वो विकास हुआ, ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन नैरेटिव की जो लड़ाई है वो सिर्फ शौचालय नहीं है, कितने शौचालय बना दिए, उसके अलावा भी है जो झूठ फैलाया जा रहा था। आपने जो कहा अशोक जी ने कि अफवाह फैलाई जा रही थी, और खासकर आरक्षण वाली बात या संविधान बदलने वाली बात जो की गई, तो मुझे कर्नल साहब मिले, रिटायर्ड कर्नल साहब हैं, और अब वो बीजेपी के लिए काम करते हैं यूपी के एक छोटे से इलाके में। तो वो गए, उन्होंने बताया कि जो हमारे गांव के जो दलित हैं उनके व्हाट्सएप मैसेज पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, और वो मुझे ताना मार रहे हो। कर्नल साहब ने मुझे बोला कि वो मुझे ताना मार रहे थे कि आप लोग सत्ता में आ गए तो आप तो ये आरक्षण खत्म कर दोगे हमारा। तो ये जो हो रहा था ये लगातार अंदर अंदर चल रहा था, और ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रहा था, रिपोर्ट नहीं पहुंच रही थी। लेकिन बीजेपी के जो नेता थे या बीजेपी को जो थोड़ा सोशल मीडिया समझते हैं, जो बीजेपी में जिम्मेदार लोग, वो लोग जो है वो सिर्फ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, शौचालय, लाभार्थी, इतने प्रधानमंत्री आवास, इतने कर्ज माफी, या जो भी किसानों से जुड़े मुद्दे थे, खाद, यूरिया, ये सब गिनाने में लगे हुए थे। लेकिन अंदर एक दूसरी लड़ाई चल रही थी जिसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की गई। अगर उसे काउंटर किया जाता तो ये स्थिति 240 पे जो रुकी है बीजेपी, वो कहीं से ज्यादा सीटें मुझे होती। लगता है 240 जो आया ये नरेंद्र मोदी के काम का आया। बिल्कुल। जो घट गया है वो ये नैरेटिव वाला घट गया है। मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताता हूँ। मैं वाराणसी में था, काशी में नमो घाट, बहुत खूबसूरत घाट बना है, पब्लिक वहाँ पर इतना आनंद ले रही थी, सब कुछ। हम लोग वहाँ एक प्रोग्राम शूट करने गए थे। प्रोग्राम शूट करने के बाद मैंने एक चाय वाले, हमने कहा चलो चाय पीते हैं, एक नींबू चाय वाला था, उससे हमने चाय पीना। तो मैंने उससे ऐसी बातचीत करनी शुरू की। मैंने कहा कि कैसा, बोला कि बहुत बढ़िया, मज़ा आता है यहाँ तो अब। और वो कहीं पहले बिहार का था, और वो आके पहले बिहार में कुछ था, फिर यहाँ पर आके बस गया था। मैंने कहा कितनी कमाई हो जाता है? बोला कि 700 से 1000 रुपये रोज़ हो जाती है चाय बेच करके। तो मैंने कहा इसका मतलब फ़ायदा तुम्हें हो रहा है? तो उसने बोला हाँ हो रहा है। फिर जैसी बातचीत आगे शुरू हुई तो उसने बोला लेकिन इस बार अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो अगली बार तो चुनाव नहीं होगा। तो आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के डेवलपमेंट का फायदा हो रहा है, उसके दिमाग में ये झूठ भर दिया गया था कि मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। यानी डेवलपमेंट का फायदा लेते हुए भी उसके मन में वो डर बैठ गया। तो ये एक डर कैसे पहुंचा? ये नैरेटिव की लड़ाई है। और मुझे लगता है देखिए ये एक चीज़ जो या तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया या ये पकड़ नहीं पाए कि ये प्रयास शुरू हो चुका था बहुत पहले से। देखिए 2019 में राफेल को लेके झूठ जब बोला गया, उसमें एक चीज इनके लिए अच्छी रही कि चूंकि वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट से आ गया तो वो दब गया मामला। लेकिन उसके बाद अगर आप 2024 देखेंगे, LIC का पैसा डुबाया जा रहा है, ये झूठ फैलाया गया। SBI या बैंक्स जो हैं वो डुबा दिए गए हैं, वो झूठ फैलाया गया। उसके अलावा तमाम तरह के झूठ जो हैं वो पिछले कुछ महीनों से लगातार फैलाए जा रहे थे, बढ़ाए जा रहे थे। लेकिन शायद इनको ये लग रहा था कि हमने काम किया है तो वो चीज़ें चल रही हैं, हो जाएगा वाला हिसाब था, वो हुआ नहीं। अब इसमें जो फैलाने वाले लोग हैं, जिस पर मैं उस सो कॉल्ड गोदी मीडिया पे आता हूँ, जो आप गोदी मीडिया हैं, आप गोदी मीडिया ऐसा कहा जाता है आप भी और मैं भी हूँ। तो मैं तो कहता हूँ मैं गोदी मीडिया हूँ, लेकिन मैं भारत माता की गोद में बिल्कुल बैठा बिल्कुल, हम भारत माता की गोद में बैठे हुए गोदी मीडिया, इसमें कोई तो दो लेकिन जो लोग राहुल गांधी, केजरीवाल वगैरह वगैरह के गोद में बैठे हुए असली गोदी मीडिया है, मैं अब थोड़ा उन पे भी बात करूंगा, जिन्होंने इस नैरेटिव को फैलाया, जिन्होंने इस नैरेटिव को बढ़ाया कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, और वो केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी कह दे, उस पर चर्चा करने के बजाय कि भाई केजरीवाल को जेल में डाल दिया, ये देखो मतलब वो कितना पीड़ित हो गया व्यक्ति। शीश महल पे चर्चा ही नहीं हो रही कि भैया इतना बड़ा तुमने काम कर दिया। ये जो लोग हैं प्रखर भाई, ये आपके हिसाब से असली गोदी मीडिया कौन है और उसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? देखिए मैं थोड़ा सा इसको अलग ढंग से लेता हूँ। असल में कुछ लोगों ने, मतलब ये नई जनरेशन को सुनना चाहिए हमारी बात, क्योंकि हम पहले से हम मीडिया को हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम के वोटर हैं, जो इनको लगता है कि यही मीडिया ऐसा ही होता होगा और ये सब 2014 के बाद चेंज हुआ, ये आपके दिमाग में ठूस दिया गया है। दरअसल इन लोगों ने 2014 को AD और BC में बांटने की कोशिश की है कि 2014 के पहले बड़ा स्वर्णिम काल था,
पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से चल रही थी और कुछ भी नहीं होता था और निष्पक्ष सबके सवाल, जनता की आवाज़ उठाई जाती थी। और 2014 के बाद ये तानाशाही की शुरुआत हो गई और ये गोदी मीडिया का गठन हो गया और गोदी मीडिया में सब जाके लोग बैठ गए। ये इससे बड़ा झूठ और नैरेटिव, क्योंकि हमने देखा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल अपने देता हूँ। 2002 में जब मैं दिल्ली में नया नया आया था, तो इसको मैं कई मंचों पे भी पहले ही बोल चुका हूँ, बार बार बोलता हूँ कि लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति आज भी सक्रिय हैं वो लोग। तो 2002 में दंगा हुआ गुजरात के अंदर, और गुजरात का जो दंगा था वो पहला ऐसा दंगा था जो टीवी पे जिसकी रिपोर्टिंग हुई, क्योंकि अलग तरीके से प्रिंट पे रिपोर्टिंग होती है, आप कई बार तस्वीरें ऐसी होती है कि आप मालूम नहीं पड़ता कि हताहत किसके ज़्यादा हैं, किसके कम है, किस धर्म के, लेकिन टीवी के अंदर नज़र आ जाता है। तो 2002 में जब गुजरात दंगा हुआ तो आज के दौर के एक बहुत बड़े पत्रकार, जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं लेकिन हकीकत के अंदर उनका क्या रोल था, किस तरह से वो गुजरात सरकार और मोदी के खिलाफ काम कर रहे थे और किस तरह से वो कर रहे थे, उसका वो एग्जाम्पल है। क्योंकि 2002 में मैं एक शो हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो मुझे गुजरात दंगों पे पूरे जितने चैनल थे उनकी लॉगिन, वो क्या क्या कब क्या क्या चला, वो सब मुझे रिकॉर्ड लिखना पड़ रहा था। तो वहाँ पर जो वो व्यक्ति था जो आज भी बहुत बड़ा संपादक है टीवी की इंडस्ट्री का, वो दो जगह की रिपोर्टिंग का जब मैं कंपैरिजन करता हूँ कि जब वो गोधरा की रिपोर्टिंग करता है तो वो कहता है कि एक मॉब ने S6 बोगी पे हमला किया। मॉब जिसका कोई चेहरा नहीं है, S6 बोगी जो एक निर्जीव है, तो उसने ये रिपोर्टिंग करी। लेकिन वही व्यक्ति जब नरोडा पाटिया मुस्लिम बहुल इलाके में रिपोर्ट करता है तो कहता है कि हिंदू मॉब ने एक मस्जिद पे हमला किया। तो ये जो शब्दों का डिफरेंस है, अब आप उससे पूछोगे कि भाई आपने तो ऐसा बोला, मैंने तो दोनों पक्ष दिखाए, लेकिन दोनों पक्ष दिखाते वक्त आपने जो शब्द गढ़े यही नैरेटिव है। तो हम जो नैरेटिव की लड़ाई की आज बात करते हैं, नया वो शब्द लोगों को लगता है और लोग बोलते हैं तो 2014 के बाद शुरू हुआ है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि 2014 के पहले और बहुत बहुत पहले ये नैरेटिव की लड़ाई, जो जिसको मैं कहता हूं कि लिबरल गैंग में जिसको कहता हूं, वो बहुत पहले से लड़ रहा था। उसका काउंटर तो 2014 में जाकर हुआ है। हम लोग न्यूज रूम में हम सब ने काम किया है, सर हमसे भी सीनियर हैं, हम लोग जब काम करते थे, हम जब राष्ट्रहित की बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, हम कहते थे कि नहीं नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं होना चाहिए। तो हमको मतलब ये कहा जाता था, अरे यार लड़का काम तो अच्छा करता है लेकिन यार लगता है इसने पैंट के नीचे निक्कर पहन रखी, जरा इसमें ध्यान रखना। मतलब आप सीधे सीधे किसी युवा को उसकी राष्ट्रभक्ति या उसके देश के प्रति उसकी एक निष्ठा है, उसको आप एक खास संगठन से, एक खास विचारधारा से जोड़कर उसको आप जज करते थे। और ये न्यूज रूम में होता था, ये हर देश के हर बड़े न्यूज रूम में होता था। अखबार का मुझे एक्सपीरियंस नहीं, इसलिए मैं उसका नहीं कहूंगा, लेकिन सारे न्यूज चैनल में मैंने 2014 के पहले काम किया और मैंने देखा है कि वहां पर क्या क्या होता था, किस तरह से चीजें गढ़ी जाती। तो किसी को लगता है कि 2014 के बाद गोदी मीडिया बन गया, जो प्रो गवर्नमेंट मीडिया है उसके बड़े मौज है, तो ऐसा भी नहीं है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं कि 2019 में मैं जिस चैनल में काम करता था, मुझे जब सीए विरोधी आंदोलन हुआ तो मुझ पर दबाव डाला गया। जब वो बसें जला रहे थे जामिया में, लखनऊ के अंदर ओबी वैन जो चैनल्स की फोड़ी जा रही थी, उनमें आग लगाई जा रही थी, मैं उस चैनल का आउटपुट एडिटर था, मुझ पर दबाव बना जा रहा था कि इनको आप दंगाई नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, आप इनको प्रदर्शनकारी लिखोगे। मुझ पर ये दबाव, 2019 की बात बता रहा हूं मैं आपको, जब मोदी दूसरी बार चुनाव जीत चुके थे, सीए विरोधी आंदोलन दिसंबर में चल रहा था, ये उसका एग्जाम्पल है। और मैं उसकी ओर पहले जाता हूं, सर से भी डिस्कस कर चुका हूं कि मई में 21 या 23 मई को नतीजा आया था 2023 में, और सावरकर जी की उसके बाद 5-6 दिन बाद उनकी जयंती आती है। तो वीर सावरकर पर मैंने शो बनाया, क्योंकि मुझे लगा ये शो मुझे बनाना चाहिए, थोड़ा विवादित विषय रहता है वीर सावरकर, तो मैंने अपनी देखरेख में शो को तैयार करवाया। तो मैंने शो का नाम दिया हिंदुत्व का नायक। तो जब वो पहला प्रोमो चला और अभी मोदी सरकार दूसरी बार चुनकर आई है 5-6 दिन पहले, मुझे फोन आया मैनेजमेंट से कि नहीं ये नाम चेंज करो। मैंने हिंदुत्व का महानायक लिखना क्या गलत है, सावरकर जी ने तो परिभाषा दी हिंदुत्व की, पुस्तक है उनकी, तो कहा जाता है। बोले नहीं ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा वैसा जा रहा है तो उसका नाम बदलो। फिर मैंने एक सिर्फ सिंपल सा एक कहानी वीर सावरकर की नाम दे दिया, तो वो भी करते, उस पर भी आपत्ति थी वीर क्यों लिख दिया गया। कई बार ऐसा हुआ कि जब वीर सावरकर पर विवाद हुआ, और चूंकि आदमी जो उनका नाम है, नाउन तो नाउन है ना, मतलब अगर महात्मा गांधी बोला जाता तो महात्मा गांधी बोला जाता, महात्मा कोई नाम तो नहीं था, लेकिन उनके नाम के साथ चिपका हुआ है। ऐसे ही सावरकर जी के नाम के साथ वीर सावरकर चिपका हुआ है, वीर चिपका हुआ है। आप जैसे टॉप बैंड में वीर सावरकर लिखते थे तो ये दबाव बनाया जाता था कि नहीं ये वीर हटाओ। अरे आप कौन होते हो भाई, किसी के नाउन बदलने वाले। तो ये चीज 2014 के बाद भी हुई, लेकिन क्या ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर में से वीर हटाने की बात करते हैं, लेकिन बुरहान वानी को टीचर का दर्जा बेटा बताते हैं। मैं आपको इसका बताता हूँ, सीए आंदोलन में वो आपको लदीदा शेखो और वो लड़की याद होंगी जिनको बरखा दत्त ने शीरो का नाम दिया था। तो मुझे बोला गया कि इन पे आप आधे घंटे का शो बनाओ। तो
थोड़ा मैंने देखा कि बैकग्राउंड तो जरा चेक किया जाए, तो उनका जब मैंने फेसबुक पोस्ट देखा तो ललिता जो लड़की थी जिन्होंने पूरा आंदोलन को बाद में पोस्टर गर्ल बन गई, उसमें एक जगह पे वो लिखती है कि मैं अली मुस्लियार की गर्वित बेटी हूँ, प्राउड डॉटर हूँ मैं अली मुस्लियार की। और अली मुस्लियार कौन था? अली मुस्लियार वो व्यक्ति था जिसने मोपना नरसंहार के अंदर मुस्लिम मॉब का नेतृत्व किया था और हजारों हजार हिंदू नायर फैमिलीज का कत्ल किया था, जिसने जो एक तरह से जिहादी था, जो जिसका पूरा चरित्र जो है वो कट्टरपंथी मानसिकता से भरा हुआ था। वो लड़की जिसको हीरो बनाया जा रहा था और मुझसे उस पर आधे घंटे का शो बनवाया जा रहा था, वो खुद अपने फेसबुक पोस्ट में लिखती है कि अली मुस्लियार की मैं गर्वित बेटी हूँ। जब मैंने बात अपने मैनेजमेंट को बताई कि ठीक नहीं है, इसका बैकग्राउंड तो ये है, इस तरह की मानसिकता रखती है, तो हंस के बोला गया, बोला अरे यार अली मुस्लियार को जानता कौन है? तो मैंने कि तो मुझे मालूम है ना। बोले तो तुमको मालूम है ना, तुम इतिहास पढ़ते हो, बाकी दर्शकों को क्या मालूम है, बनाओ शो। तो ये 2019 में हो रहा था ना, और फिर आप पे आरोप लगाया जाता है। कितने लोग 2019 में इसी सीए आंदोलन में, मैं अगर बताना चाहूं, कितने लोगों को चैनलों की नौकरी छोड़ना पड़ी, ऐसे चैनल जो सीए आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। मैं नाम जानता हूं उन लड़कों के कि क्या क्या किस किस वेबसाइट के अंदर, किस किस मीडिया हाउस में क्या क्या हो रहा था। और बाहर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि गोदी मीडिया, मतलब जो मोदी का समर्थक है उसको तो सुरक्षित है, उसकी नौकरी सुरक्षित है। भाई कुछ भी सुरक्षित नहीं है, आज भी इकोसिस्टम उन्हीं की काम कर रहा है। सही बात है। और मैं आपको अपना एक उदाहरण बताऊं, क्योंकि मैंने तो देखा, मैं एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल में था जो बहुत चर्चा में रहता भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह था कि जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को मतलब बताता कि वही सबसे बड़ा मसीहा पत्रकार है, वो आदमी न्यूज़ रूम में ऐसे छटपटा रहा था, इधर से उधर घूम रहा था उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, जैसे उसको किसी ने, हमारे यहाँ बिहार में कहते बिरनी ने काट लिया, कि अगर कोई पीछे काट ले तो आदमी इधर उधर दौड़ता है, वैसे उसकी आग लगी हुई थी, बर्नौल की ज़रूरत पड़ रही थी उसको। और दूसरा कि जैसे अगर आप देखें, मतलब मुझे याद है कि उस वक्त मैंने कोई चर्चा चल रही थी रात 9 बजे के शो में, यही मसीहा पत्रकार कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी को तो ये लोग हमेशा से गुजरात दंगों का दोषी साबित कर चुके थे, इनको सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की तो जरूरत थी नहीं, तो अपनी अदालत चल रही थी, तो इन्होंने कुछ कहा, शहंशाह वाली अदालत अब तो कुछ था, नहीं कंगारू कोर्ट है तो उसमें ये नरेंद्र मोदी के को दोषी साबित करके डिबेट कर रहे होंगे। तो अब जो भी मुझे सुना लगा, मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा कि भाई फलान, अगर हर जगह का नियम यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले आप जो है किसी को दोषी नहीं कह सकते, आप सवाल पूछ सकते हो, आप आरोपी कह सकते हो, लेकिन दोषी नहीं कह सकते, तो ये नरेंद्र मोदी पे क्यों नहीं लागू होता? 2002 से लेके इतने साल हो गए। मैं अगले दिन ऑफिस पहुंच रहा हूं और मैं अपना मेल बॉक्स खोलता हूं और मैं देखता हूं मैनेजिंग एडिटर का मुझे नोटिस आया हुआ है कि आपकी लाइन चैनल के लाइन से मैच नहीं होती। अब इसी मैनेजिंग एडिटर का मैं भी किस्सा बता दूं, क्योंकि इस मसीहा पत्रकार के साथ मैंने भी काम किया एनडीटीवी के अंदर। अब देखिए, ये अब जो नियंत्रण की बात होती है, अब हमें जब आतंकवादी घटना, अब तो खैर बंद हो गई मोदी जी के आने के बाद से, लेकिन जब आतंकवादी घटनाएं होती तो बड़ा नियंत्रण, लाइव नहीं दिखाएंगे सब, ये क्यों हुआ आपको मालूम है? उसी मसीहा पत्रकार के चैनल में मैं काम करता था, तो ये जो 26/11 का मुंबई पर जो हमला होता है, तो जो हमला का दूसरा दिन होता है, दूसरी रात जब हमले की होती है, तो एक रिपोर्टर जो मुंबई हमले को कवर कर रहा था, और एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय से 20 साल से वो कांग्रेस बीट कवर कर रहा है, और बड़ा रुतबा है उसका उस चैनल के अंदर, उसने रात में मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करके मुझे साफ समझ में आ रहा था कि आदमी शराब पिया हुआ है, और फ़ोन करके मुझसे बोलता है कि प्रखर जरा एक ब्रेकिंग न्यूज़ चला दो कि सरकार ने सेफ पैसेज दे दिया है आतंकवादियों को। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो मुंबई अटैक में दूसरी रात, मतलब हमला होने के आप समझ लीजिए 25, 26, 27, 28 घंटे बाद, मतलब वो दूसरी रात शुरू हो चुकी थी, और ताज होटल में बोले मैंने देखा आतंकवादी को सेफ पैसेज देते हुए। तो मैंने एडिटर को जगाया, एडिटर उस वक्त जिन एडिटर की आप बात करो, मैनेजिंग एडिटर की, वो रात में वही सो रहे थे, क्योंकि सभी एडिटर सोते थे, लाइव कवरेज लगातार चल रही थी। मैंने जगाया, मैंने कि वो XYZ मुझसे मुंबई से बोल रहा है कि ये ब्रेकिंग चला दो। बोला वो बोल रहा है ना? बोला चला दो। मैंने कहा आप समझ रहे हो, सेफ पैसेज देना मतलब सरकार दे रही, कितना गलत है। बोला नहीं वो बोल रहा तो चला दो। मैंने काफ़ी 2-3 बार बोला, जब मेरे को लगा चला, तो मैंने चला दी ब्रेकिंग न्यूज़, और वो दब गई, क्योंकि रात में 2, 2:30, 3 बजे चली, वो इतना खबर में नहीं आया, बाद में हट गई। लेकिन ये अपराध था देश की सुरक्षा के साथ भी, सुरक्षा बलों की आप जो पूरी जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी, उसके बीच में खबर चलाना बहुत मोरल डाउन करने वाली खबर थी। किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सरकार की नजरें पड़ी, वो देखा कि इस तरह का लाइव टेलीकास्ट का जो फायदा आतंकवादी ने उठाया, उसके बाद फिर वो नियम बने, और जब इनकी स्क्रीन काली कर दी गई तो ये रोने लग गए।
मतलब जब एक दिन का बैन लगाया गया तो रोने लग गए, स्क्रीन काली करने लग गए, सफेद मुंह वाले बिठाने लग गए स्टूडियो के अंदर। तो भाई जो तुमने पाप की है 26/11 के दौरान, ये उसी का तो नतीजा है ना। या 2002 के दंगों में जिस तरह से तुम हिंदू मुस्लिम करते थे, सीधे पहचान बताते थे, खास वर्ग को टारगेट कर रहे थे, गोधरा को माइनस कर देते थे, तो ये उसी का तो परिणाम हुआ कि आज तुम पे बैन है, आज तुम पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। चलते फिरते इंडिया गेट पे जब बरखत पहुंची तो उनके नारे लगे उनके अरे खिलाफ। भाई आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो जिसने बंदूक तानी थी उसको तो हिंदू शाहरुख। साबित कर दिया गया था। राहुल शर्मा। कोई उसको हिंदू नाम मुझे ध्यान नहीं, उसको हिंदू बता दिया था। मतलब वो शाहरुख खान का जो फिल्मी नाम होता है राहुल, वो दे दिया था। हाँ, वो कुछ ऐसा नाम दे दिया था कि वो। और ये जो आपको याद होगा सीए के वक्त जिसने बंदूक तान दी थी, उसको राम भक्त बोले बिना बोलते नहीं थे। इसके उसको नाम में राम exactly। था शायद, तो वो उसी को टारगेट किया गया। मैंने उसको राम भक्त नाम से लिखा गया था कि राम भक्त, क्योंकि उसको राम भक्त बोल दिया गया और बाकी जगह। और ये तो जिसने पुराना। गोरखपुर में आपको याद होगा मठ के बाहर तलवार लगा दी थी, IIT पास वो आउट। आईआईटी का पास आउट था, उसका नाम नहीं आता था। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये चीजें कितनी गंभीरता से इस देश में चली हैं, लोगों को समझना चाहिए। लोग सोचते हैं, आप सही कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं 2014 के बाद कोई दुनिया पैदा हुई। 2014 के बाद एक दुनिया पैदा हुई है। ऐसे लोग जो देश के लिए खड़े हुए, ऐसे लोग जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे सरकार से क्या फायदा मिलता है या नहीं मिलता, उस पर मैं देश का हित तय करूंगा कि मैं देश के हित के साथ खड़ा हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। जिनको ऐसा लगता है कि भाई अगर देश की इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो मुझे बताना होगा। जिनको ऐसा लगता है कि इस देश में बाहर से लोग घुसाए जा रहे हैं और इसको रोका जाना चाहिए, वो उसके लिए खड़े होंगे। जिनको लगता है कि सीए में किसी की नागरिकता नहीं जा रही है, मुझे ये बताना चाहिए, वो बताएंगे। जिनको लगता है कि दुनिया में कोई अपने घर में बैठाकर एनआरसी मतलब न लागू करे, हर लोग को आज की डेट में लग रहा है भैया कि ये बाहर के लोग क्यों रहेंगे। भाई आप घर में रह रहे हो, आप हमारे साथी हो, आप हमारे साथ रह रहे हो आजादी के वक्त से, तब तो रहो, लेकिन बाहर वाले को हम बैठा लें, क्यों बैठा लें भाई। तो जिनको ऐसा लगता है अपनी देश की चिंता है, वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो खराब लग रहे हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं गोदी मीडिया एक पर्दा है जिसके पीछे छुपते हैं ये लोग, क्योंकि इनको फैक्ट से तो बात करनी नहीं, तो उसके पीछे छुप जाते हैं। भाई कोई सुशांत सिन्हा, कोई प्रखर, कोई अशोक भाई कुछ बोल रहे हैं तो आप कैसे कहोगे कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि फैक्ट तो सही है। तो ये तो गोदी मीडिया है, ये तो मोदी के गोद में बैठ के बोल रहे हैं, तो वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन आपने चूंकि सरकारी मीडिया बहुत देखा अशोक भाई, आपका अनुभव क्या है ये गोदी मीडिया को लेकर 2014 के पहले वाला? मैं उस पर आऊँ उससे पहले एक चीज़ और कहूँ, क्योंकि क्या ये प्रखर, ये लोग और आप लोग बहुत शरीफ लोग हो और आप लोग ये सिर्फ नेहरू जी का नाम लेते हैं, किसी और का नाम नहीं लेते। तो मैं पहले सरकारी गोदी मीडिया से पहले एक असली गोदी मीडिया की बात कर दूं। और मैं कहता हूं जो आपने कहा पर्दा है, मैं ये कहता हूं कि असली गोदी मीडिया, ये जो गोदी मीडिया हमको तो पर्दा आगे कर दिया ना, लेकिन असली गोदी मीडिया कौन सा है? जिन सज्जन का ये नाम लेने से डर रहे थे, जिन चैनल को डरना नहीं चाहिए, ये कहना मेरा गलत होगा, प्रखर डरते तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो थोड़ी मर्यादा सहनशीलता दिखाई, मर्यादा दिखाई, मैं मर्यादा तोड़ देता हूँ। उन सज्जनों का नाम राजदीप सरदेसाई है, जिनके बारे में गोधरा का बात किया। अब मैं आपको बताता हूँ असली गोदी मीडिया कैसा होता है। 2008 में आप भी संपादक रहे, मैं भी इस पद पर हूँ। आप अपने किसी रिपोर्टर को भेजेंगे किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए, आपको मालूम होगा मेरा ये रिपोर्टर आके जो रिपोर्ट देता है वो सच है झूठ है। जिसके साथ आप 5 साल 10 साल 15 साल काम कर चुके हो, आपका एम्प्लॉई है, वो आपको झूठ आके नहीं बोलेगा। 2008 में आपको अच्छी तरह से याद होगा कैश फॉर वोट हुआ था, जिसमें संसद में उस वक्त न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ, और लेफ्ट जो वामपंथी थे उन्होंने सरकार से हाथ खींच लिए थे, और मनमोहन सिंह की सरकार पूरी तरह से लेफ्ट के समर्थन में थी। उस वक्त जो है सरकार मनमोहन सिंह की 2008 में गिर जाती। लेकिन ठीक उसी वक्त क्या हुआ कि मनमोहन सिंह सरकार ने और कांग्रेस ने कुछ सांसदों की खरीद फरोख्त की, जिसमें अमर सिंह और ये लोग, इन लोगों का पूरा हाथ था। अब इसका पूरा, जब ये खरीद फरोख्त हो रही थी, इसकी पूरी सूचना मिली राजदीप सरदेसाई को, और उनकी टीम एक गई ये पूरी खरीद फरोख्त को शूट करने के लिए। उनके रिपोर्टर ने ये पूरी खरीद फरोख्त शूट कर ली। आप सोचिए कि संसद में वोटिंग होनी है, उसके पहले राजदीप सरदेसाई के हाथ में वो पूरा स्टिंग ऑपरेशन में था, जिसमें कांग्रेस सांसदों को खरीद रही थी। अगर वो स्टिंग ऑपरेशन चल जाता, वो सरकार 2008 में उसी दिन गिर जाती। 2014 तक वो सरकार कांग्रेस की रहती नहीं। 2009 आता नहीं, चुनाव नहीं आता, उसी दिन मनमोहन सिंह की सरकार गिर जाती, सांसदों को खरीद रही थी। लेकिन राजदीप सरदेसाई जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं पहले इसको चेक करूंगा, मैं अपने रिपोर्टर की रिपोर्ट चेक करूंगा, उसके बाद चलाऊंगा।
और वो उस स्टिंग ऑपरेशन के ऊपर राजदीप सरदेसाई जो संपादक थे उस चैनल के, वो करीब 3-4 महीने तक उस स्टिंग ऑपरेशन पर बैठे रहे। उस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बच गई, और ये जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार बची उसके 5 या 6 महीने बाद राजदीप सरदेसाई जी को पद्मश्री से नवाजा जाता है। असली गोदी मीडिया ये होता है, आप सरकार बचाते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, तुरंत आपको जो है पेमेंट हो जाती है। ये असली गोदी मीडिया और ये होता है। सीरियल ऑफेंडर है सर, ये सीरियल ऑफेंडर है। राजदीप सरदेसाई ने जो किसान आंदोलन था उसमें जो ट्रैक्टर से जो युवक की मौत हो गई दुर्घटना में, उसके लिए भी ट्वीट कर दिया कि पुलिस की गोली से मारा। तो ऐसा नहीं कि एक गलती करके पकड़ा गया और फिर आपने छोड़ दिया अपने कर्मों को, वो कर्म जारी है। आए दिन झूठ बोलता है, आए दिन झूठ बोलते हैं, उसके बाद भी आपको कोई शर्म नहीं आती। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, मैं जब यंग था, जब मैं प्रिंट में काम करता था, मैं राजदीप सरदेसाई जी का फैन था। मुझे लगता था कि एक टेलीविज़न पत्रकार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तब मैं चीज़ें जानता नहीं था। अभी इन्होंने कहा ना 2014 से पहले की, तब मैं प्रिंट में काम करता था, तो इस देश में कुछ चेहरे थे, राजदीप, बरखा, प्रण, और यही लगता था कि टेलीविज़न पत्रकारिता यही है, तो हम लोग भी उनके फ़ैन होते थे। वो तो जब 2012 के बाद जब लोगों के पास विकल्प आए और इनकी सोशल मीडिया आने के बाद इनकी जब असली चेहरा हमारे सामने आया, क्योंकि होता क्या सोशल मीडिया में, आपने जो आज के 5 साल पहले कहा होगा आज वो निकल कर आ जाएगा। अब आप सोचिए अरफा खानम वो कैसे एक्सपोज होती हैं। अरफा खानम जब ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगता है वो कहती हैं ये समग्रता का नारा है, लेकिन लोगों ने अरफा खानम का पुराना ट्वीट निकाल दिया जिसमें वो ये कह रही थी कि भारत माता की जय कम्युनल नारा है। तो आप भारत माता की जय को कम्युनल कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह को समग्रता का नारा कहते हैं, तो आप 2 मिनट में एक्सपोज हो गए। तो इसके कारण अब जिस मसीहा पत्रकार की आप बात कर रहे थे, वो ये श्रीमान जो हैं वो अपने रवीश कुमार जी हैं। अब इनके ऊपर मैंने जो मेरी जो किताब है इसमें इनका जिक्र है, क्योंकि आपने एक नई किताब लिखी है। मेरी किताब जो है मोदी वर्सेस खान खान मार्केट गैंग, इसमें एक चैप्टर ही है असली गोदी मीडिया, और इसमें मैंने प्रमाणों के साथ इनके स्क्रीनशॉट, इनकी जो असली चीजें हैं उसके साथ मैंने बताया ये कैसे असली गोदी मीडिया। अब आप रवीश कुमार जी के आप पिछले तमाम वीडियो देख लीजिए। वो एक वीडियो में कहते हैं मैं खड़गे हूं, मैं बेदाग हूं, एक में कहते हैं मैं राहुल हूं, मैं आ गया हूं, एक में कहते हैं मैं कन्हैया कुमार हूं, एक में कहते हैं प्रियंका आ गई, सब बदल गया। अब आप सोचिए इससे बड़ा गोदी मीडिया क्या होगा। रवीश कुमार तो आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, मतलब कांग्रेस का अगर एक कोई छोटा सा नेता भी निकल कर आएगा, रवीश कुमार उस पर आधे घंटे की वीडियो पेल देंगे और उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे शहनशाह आलम, मतलब एक चाटुकार होते थे ना शहनशाह पुराने जो अकबर और ये सब लोग, इनके यहाँ नवरत्न इनके चाटुकार होते थे। तो इस तरह के नवरत्न चाटुकार लोग हैं कि हर वीडियो में कांग्रेस के एक नेता की बढ़ाई करनी है। आप और मैं या प्रखर, हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हम लोग मोदी, अभी हमने कहा कि मोदी सरकार में क्या कमी रही, हम लोग ये नहीं कह रहे कि मोदी वाह वाह मोदी, वाह वाह मोदी, गजब मोदी, ये लोग वाह वाह कांग्रेस, वाह राहुल, वाह, ये सब करते रहते। तो असली इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं, आपने रवि जी का नाम लिया भाई, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, आप भारत जोड़ो यात्रा में किस बात का चल रहे थे मुझे ये बताइए बतौर पत्रकार। आप ये कह सकते हैं आपको ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में है तो आप राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ने निकल गए। भाई मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा लगता है मान लीजिए कि बंगाल में जो है स्थिति बहुत खराब है और बंगाल में बीजेपी जो है वो अपना एक दल भेजती है बंगाल में स्थिति को देखने के लिए, तो क्या मैं उसके साथ चला जाऊं? या बंगाल में बीजेपी जो है वो कल को कोई यात्रा निकालना शुरू करे, बंगाल जोड़ो यात्रा, तो क्या आप, मैं और कोई दूसरा व्यक्ति जिन्हें ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहते हैं वो उस यात्रा में दिखेंगे क्या? लेकिन आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे हैं। आपका भाई जो है वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ ले तो भी आप निष्पक्ष। सबसे भाई के आपने जिक्र किया, भाई पर एक गंभीर आरोप लगा था, भाई पर एक बलात्कार का दलित बच्ची ने बलात्कार आरोप लगाया। वो सही है गलत है उस विषय पे हम नहीं जाते, लेकिन आरोप लगा। आप लोग उस वक्त बताते हैं, जो हालांकि तब मैं एनडीटीवी में नहीं था, लेकिन लोग बताते हैं कि ये व्यक्ति रवीश कुमार जो है सबसे पहले पूछते थे कि आज दलितों पर अत्याचार की कौन सी खबर है, जरा बताओ, इसको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। लेकिन जब खुद के भाई पे आरोप लगाया तो आपने खबर नहीं दिखाई। भाई ठीक है, आरोप है, हो सकता है ना भी हो, बरी हो जाए बाद में, जो भी हुआ, लेकिन आप खबर तो दिखाओगे। या दूसरे के लिए दूसरा नियम है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए दूसरा नियम है। बात वही होती है ना, जैसे राहुल गांधी जो कर रहे हैं, भाई आप हाथरस गए, अच्छी बात है, आप मणिपुर गए, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप तमिलनाडु की बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, यहाँ पर एक चीज और जोड़ दूं ना, जो लोगों को मालूम है, नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, ये शायद ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, इसका मैंने किताब में जिक्र किया है। जब रवीश जी के भाई पर जब रेप का आरोप लगा था तो दिल्ली से कांग्रेस के 5 बड़े वकील, जो कांग्रेस के पेड वकील हैं, वो गए थे, जिनकी एक एक की फीस 5 लाख 10 लाख एक सिटिंग, एक हियरिंग की है। आप सोचिए क्या हम में से कोई भी पत्रकार
5-10 लाख रुपए एक हीयरिंग के, वो भी 5-5 वकीलों के, हम लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं? हम लोग एक वकील, 1 लाख का वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पे साहब के लिए 5-5 वकील कांग्रेस के दिल्ली से फ्लाई करके जाते हैं। तो गोदी मीडिया कौन है भाई? किसको पैसे मिल रहे हैं? कौन किसको इकोसिस्टम मदद कर रहा है? ये बात जानिए। अब आपने सरकारी दूरदर्शन के बारे में पूछा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ किस तरह से इकोसिस्टम काम करता था। सबा नकवी जी के पिताजी हैं, नकवी साहब बड़े पत्रकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सईद नकवी बड़े पत्रकार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं उनकी जो वैश्विक वो रिपोर्टिंग करते थे उनका मैं मुरीद रहा हूँ। लेकिन जिस वक्त 2014 का चुनाव आने वाला था, चुनाव आने से पहले बाकायदा दूरदर्शन पर रात के प्राइम टाइम में नकवी जी को एक कार्यक्रम दिया जाता है, और वो कार्यक्रम दिया जाता है इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स पर, ठीक है। और वो जो कार्यक्रम दिया जाता है उसमें उनको कुछ नहीं करना, जैसे वर्ल्ड दिस वीक का कार्यक्रम था कि फुटेज सरकार पे खरीदेगा और उसको फिनिशिंग कर देंगे, तो उसी तरह का वो प्रोग्राम था जिसमें उनको एक एपिसोड के लाख या कितने मिलते थे, मुझे ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन उनको लाख। उस वक्त जो सीईओ थे, ये जवाहर सरकार जो आज जो है सांसद भी हैं और टीएमसी के, मैंने जवाहर सरकार से ये बात पूछी थी। मैंने कहा था कि सर, इस वक्त इलेक्शन है, आप प्राइम टाइम में भारत के इलेक्शन पर कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं, किसी पत्रकार को देते हैं, समझ में आता है, आप इंटरनेशनल अफेयर पे दे रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा ही है, हम लोग ऊपर से दबाव होगा, उन्होंने दिया। तो ये इस तरह से पूरा इकोसिस्टम काम करता था कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ऐसे दर्जनों किस्से हैं कि जब सरकार में इन लोगों को पैसा कैसे मिलेगा, इन लोगों की फॉरेन फंडिंग। और फिर ये बात है कि जो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हाँ, ये अपने मनमोहन सिंह जी के जो पत्रकार अपने ये थे, पंकज पचौरी नहीं, जिन्होंने किताब लिखी, संजय बारू। डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि पत्रकारों को, कांग्रेस के ज़माने का, कि उनको जो है किस तरह से मैनेज किया जाता था। डॉक्टर संजय बारू लिख रहे हैं कि कैसे एनडीटीवी के मालिक प्रणव राय को मनमोहन सिंह ने फोन उठा के किस तरह से झाड़ लगाई थी, जैसे एक प्रिंसिपल बच्चे को झाड़ता है। और उन्होंने कहा था कि किस तरह से पत्रकारों को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है, इसका संजय बारू ने जिक्र किया। तो ये 2014 से पहले पत्रकारों को तो मैनेज किया जाता था, पहले भी मैनेज किया जाता था, ये कौन नहीं जानता। अच्छा, अब तो थोड़ा सा आपने सईद नकवी की बात की, आपने तो यूपीए 201 की बात की। अभी देखिए, नैरेटिव की जो बात हो रही है, हम जब 2014 के पहले जाते हैं तो आपको अपना स्कूल टाइम में याद होगा कि सईद नकवी का एक भारत की संस्कृति पे एक शो आता था, शो का नाम भूल गया, उस पर अमरनाथ का कैप्सूल था। मतलब कैप्सूल अगर हम दर्शकों को बता दें, वो जो फिलर टाइप होते हैं, जब बीच में ब्रेक होता है और लंबा समय होता है तो चलाया जाता है। तो अमरनाथ यात्रा का बड़ा एक चलाया जाता है। तो पूरा उस कैप्सूल का जो सईद नकवी ने बनाया था, जो डीडी पे प्रसारित होता था, उस वक्त डीडी के अलावा कोई देश में दूसरा चैनल नहीं होता था। ये मैं आपको 80 के दशक की आखिरी की बात बता रहा हूँ, जो राजीव गांधी की सरकार थी 89 के पहले की। उस अमरनाथ यात्रा में पूरा फोकस, जो अमरनाथ की कहानी होती थी बाबा अमरनाथ की, उसमें पूरा फोकस ये था सईद नकवी की उस डॉक्यूमेंट्री का कि एक मुस्लिम गडरिया ने ढूंढी है। मतलब अगर मुस्लिम गडरिया बाबा अमरनाथ को नहीं ढूंढता तो बाबा अमरनाथ हमको मिलते ही नहीं। और वो गंगा जमनी, सो कॉल्ड गंगा जमनी तहजीब के नाम पे उसको दिन में 5-5, 6 बार दिखाया जाता था। तो उस वक्त का जो बाल मन था, उसके दिमाग में जो नैरेटिव आप गढ़ रहे थे, तो ये सर कोई ये नए नहीं है, ये बहुत पहले से करते आए हैं। अब पकड़ाई में हम आने लग गए। इन्होंने कर्म, जो इनके कुकर्म जो हैं, ये तो आजादी के बाद से लगातार कर रहे हैं, बस चेहरे बदलते गए। एकदम भाई, आपने तो वो दौर भी देखा है जो कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन जो युवा वर्ग देख रहा है उसको पता चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो अपने प्लेन में किसी को बैठा के नहीं ले जाते। ये तो उन्होंने कहा भाई तुमको कवर करना है, या तो तुम फीड ले लो या अपने खर्चे पे जाओ। बहुत लोगों को इसकी भी दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत क्यों है? पिछले वाले प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो अपने साथ पत्रकारों को प्लेन में ले जाते थे, और ले जाते थे तो क्या सुविधाएं मिलती थी? देखिए, क्या होता था कि पहले जब प्रधानमंत्री जाते थे तो करीब 100-150 पत्रकार, मतलब कोई छोटे छोटे उर्दू के अखबार होते थे, उसके संपादक भी जाते थे, तो सब लोगों के लिए एक बड़ा मौका होता था। और उसमें क्या होता था कि उसमें प्रधानमंत्री के विमान में आप जाते थे तो जाते ही आपकी हर तरह की सेवा होती थी। आपको दुनिया की बढ़िया से बढ़िया डिश खिलाई जाती थी, महंगी से महंगी शराब पिलाई जाती थी। मतलब पत्रकारों के लिए एक बढ़िया पिकनिक होती थी कि आप सोचिए 12 घंटे 13 घंटे की फ़्लाइट है और आपके बटन दबाती, जो आपके सामने जो मुंह से शराब निकल जाए वो शराब आपके सामने, जो आपने मांगा वो खाने को मिल जाए, तो वो होता था। उसके बाद क्या होता था? आपने ये सुख भोगा है? नहीं, मुझे सुख भोगने का अवसर नहीं मिला मैंने क्योंकि मुझे सुख भोगने का, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी है। मैं आपको आगे की चीज़ बताता हूँ, क्योंकि वो सुख भी मैंने नहीं भोगा क्योंकि मुझे वो मौका नहीं मिला।
हम लोग क्योंकि दूरदर्शन में थे तो हमारे सामने एक सीमाएं होती थी कि हमको भाई सरकारी लोग मीडिया कहते थे, ऑल्दो वी आर नॉट सरकारी मीडिया, लेकिन एक ये होता था कि हमको बड़ा संभल के रहना है। उन लोगों को, बाकी पत्रकारों को छूट होती थी पूरा। उसके बाद जैसे ही आप पहुंचते थे, आपका होटल का कमरा बुक होता था, होटल का आप दरवाज़ा खोलिए, बगल में आपके ब्लैक लेवल या ब्लू लेवल जो है, जो भी महंगे से महंगी शराब है उसकी बॉटल रखी रहती थी, वो होती थी विदेश मंत्रालय के सौजन्य से। उसके बाद जब आप होटल में, जिस होटल में रुकते थे, उस होटल में एक मीडिया सेंटर बनता है। मीडिया सेंटर आज भी बनता है, लेकिन वो जो मीडिया सेंटर पहले बनता था, अब के दोनों में फ़र्क है। उस मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए सुविधाएं होती हैं जो ठीक है, देनी चाहिए, और आज भी मिलती हैं कि टेलीफोन है, फैक्स मशीन है, आपको वहाँ से कोई रिपोर्ट करनी है, इंटरनेट लगा हुआ है, सब कुछ। लेकिन पहले क्या होता था, जो मीडिया सेंटर होता था उसके साथ एक 24 घंटे एक चलने वाला एक बार होता था। तो वहाँ पर शराब रहती थी और खाने का रहता था, तो आप शराब पीजिए, काम कीजिए, शराब पीजिए, काम कीजिए। और उसके बाद बॉटलें, जो मैंने अपनी आंखों से पत्रकारों को देखा, बॉटल्स उठा के अपने रूम में ले जाते थे और दिल्ली आके फिर बांटते होंगे दोस्तों को कि देखो तुम्हारे लिए वहां से लाया। तो पैसा किसका खर्च हो रहा था? सरकार का पैसा खर्च हो रहा था। तो ये सब इसमें मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी सरकार में वाकई पत्रकारों के बहुत बुरे दिन, बहुत बुरे दिन। क्योंकि मैं तो मान लीजिए दौरा कवर करने अमेरिका गया, कई जगह गया, कुछ नहीं तो मिला। वहाँ जो मीडिया सेंटर बनता है वहां पे केला और सैंडविच, बेसिक चीज होती है, वही चीज होती है। मेरा 2015 में ही एक छोटा सा वीडियो मैंने एक बुक लॉन्च में ऐसे ही बता दिया था कि पहले और अब में क्या फर्क। वो इतना वायरल हुआ क्योंकि लोगों को मालूम नहीं था, लोग हैरान थे कि पत्रकारों को ये सब सुविधाएं मिलती थी, ये सब मिलती थी, और उसके कारण पत्रकार नाराज थे। एक चीज और जोड़ दूं इसमें, विदेश यात्राओं में एक बहुत बड़े चैनल के बड़े पत्रकार पर एक डिनर से चांदी की चम्मच चुराने का आरोप लगा। बिल्कुल। और वो चैनल वही मसीहाओं वाला एनडीटीवी के थे, और वो मनमोहन सिंह, सॉरी, वो राष्ट्रपति के साथ गए थे। और इसमें ये भी हुआ था कि उस चैनल को बोला गया कि राष्ट्रपति भवन ने बोला कि भैया इस पत्रकार को अगली बार राष्ट्रपति की यात्रा में मत भेजना, और अगली बार पीकर लड़े और हाँ, राष्ट्रपति के प्लेन में उल्टियां कर रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये हुआ। महामहिम का प्लेन हवा में उड़ रहा है, पत्रकार शराब पी के एक दूसरे को मार रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं, चांदी की चम्मच चुरा रहे हैं, मतलब तो ये सब चीजें होती थी। लेकिन हाँ, वो गोदी मीडिया नहीं था। हाँ, तब वो इस तरह की चीजें होती थी। तो मैं एक चीज और, तो उस वक्त मैंने एक बात और ये बताई थी कि क्या होता था कि ये तीनों प्रधानमंत्रियों का, अगर आपने नरेंद्र मोदी और जो है अटल जी, और उसके पहले अब अगर मनमोहन सिंह की, क्योंकि मुझे तीनों के साथ विदेश यात्राएं करने का मौका मिला, तो मैं इस बात को मैंने कहा था कि पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह या जब अटल जी के साथ जाते थे तो वो 1 या 2 उनके ऑफिशियल एंगेजमेंट दिन में होते थे। उसके बाद जो है विदेश मंत्रालय आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देता, आप जाइए, न्यूयॉर्क गए, जाइए, शॉपिंग कीजिए, घूमिए फिरिए, सब कुछ कीजिए। अब क्या होता है, नरेंद्र मोदी के जो प्रोग्राम है वो सुबह शुरू होता है, पहला प्रोग्राम 10 बजे, मान लीजिए 9:30 बजे, और एसपी जी आपको कहेगा अगर 9:30 बजे प्रोग्राम है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाइए। तो 8:30 बजे आपका दिन शुरू होता है, और रात को उनका आखिरी प्रोग्राम 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक होगा। तो पूरे दिन आपकी रेल है। आप ऐसा नहीं कि वहाँ विदेश घूमने गए पहले, लेकिन घूमते थे। तो इसलिए मैंने कहा जंकेट की बात है। पहले तो पत्रकारों को विदेश दौरे फ्री में मिलते थे, उनके परिवारों को विदेश दौरे घुमाए जाते थे, और 5 फाउंडेशन जैसे भी करवाते थे, और सरकारें भी करवाती थी। तो उसी को जंकेट जो है, डॉक्टर संजय बारू ने अपनी किताब में बोला कि पत्रकारों को जंकेट दिए जाते हैं। ये सब जंकेट बंद हो गए, इसलिए ये पत्रकार बहुत परेशान। आपको ऐसे में कैसे नरेंद्र मोदी पसंद आएंगे? तो सीधी सी बात हाँ। है। मैं आपको इस बार का अनुभव बताता हूँ। मैं अमेरिका गया था, प्रधानमंत्री जब गए थे और उनको जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बुलाया था, और बड़ा भव्य स्वागत हुआ। तो ये पहला मौका था जब भारतीय पत्रकार भी व्हाइट हाउस के अंदर अलाउ किए गए थे। तो हम लोग अंदर गए थे, कुछ लोग जो पत्रकार गए हुए थे। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ भी मतलब वो तो, यहाँ तो अब की सरकार जो है मीडिया सेंटर में केला और सैंडविच दे रही है, वहाँ व्हाइट हाउस में वो भाई लोगों ने पानी के अलावा कुछ नहीं दिया। एग्जैक्टली, मुझे याद है, वो हमने कहा पानी पीना है, पीछे से हमको लेके गए एक जगह खड़े करके पानी की एक बोतल दी। कुछ नहीं। अच्छा, आप तो थे, कुछ नहीं प्रखर भाई, कुछ नहीं। और हम, आप सोचिए, हम सुबह गए थे और हम रात में व्हाइट हाउस से निकल रहे हैं। अरे दूसरे बाहर लोगों को बैठ के लगता है तो विदेश घूम रहे हैं। लेकिन मोदी जी के साथ काम करना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग बताते हैं पीएमओ में भी लोग जिस तरह से काम करना पड़ता है लोगों को। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, इसमें टेलीग्राफ एक है, इंडियन गोदी मीडिया, वो भी मतलब बंगाल का गोदी मीडिया, सबसे बड़ा गोदी मीडिया। हम लोग क्या हुआ कि ऐसे ही एक दौर में हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। तो जब हम डीडी में क्या होता है कि जब वापस आए तो हमारी एक डीप ब्रीफिंग मीटिंग हुई। तो उसमें उनसे पूछा गया उससे, अच्छा सैन फ्रांसिस्को, क्योंकि सैन होजे था एग्जैक्टली जहाँ थे। सैन होजे में क्या था कि वहाँ पर
बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। तो 7 बजे जो है वहाँ पे सब रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। अब वहाँ पे मोदी जी का प्रोग्राम रात को 9 साढ़े 9 बजे तक चलता था। हमारे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को हमको खाना खाने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम ठहरे तो 5 स्टार होटल में, तो सरकार पैसा दे रही थी, लेकिन खाना तो अपनी जेब से था, तो 5 स्टार में हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हम बाहर कोई रेस्टोरेंट ढूंढे, मिला नहीं, तो हम भूखे। तो मैंने आके बताया, मैंने कहा कि भाई इस तरह का है कि मोदी जी का प्रोग्राम रात रात चलते हैं, तो ऑफिस को कुछ मैनेज करना चाहिए ताकि कुछ खाना मिल जाए, यहाँ पे नहीं मिला। अब ये बात पता नहीं कैसे लीक हुई, और उसके बाद जो है टेलीग्राफ ने एक बड़ी सी खबर छापी कि डीडी के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के साथ जाने के बाद अपने खाने की डिमांड करी। अरे हम खाने की डिमांड नहीं कर रहे, हम बेसिक डिमांड कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों को शराब मिलती थी तब किसी ने नहीं लिखा। अच्छा, आपने भूखे रहने की बात की ना, आपने बताया कि मैं यहाँ पे घूसे की बात करता हूँ कि पहले तो शराब मिलती थी विदेश यात्रा में, प्रधानमंत्री के साथ खूब खाना पीना मिलता था। आजकल प्रधानमंत्री की कुछ लोग जो विदेश यात्रा करने जाते हैं उनको घूसे भी मिलते हैं। राजदीप सरदेसाई के साथ हो गया था कि उनको भीड़ ने मार दिया था। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। अब देखिए लोगों को क्या लगता है, यार देखो मोदी के समर्थकों ने एक पत्रकार पे हमला कर दिया। हरकत क्या थी भाई? ये चर्चा भारत में बहस हो रही थी, या चर्चा का विषय था कि मोदी बड़े अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध है। तो राजदीप सरदेसाई तस्वीर लेके निकल गए अमेरिका की सड़कों पर कि आप इनको पहचानते हैं, मोदी जी की तस्वीर लेके, आप इनको पहचानते हैं क्या, हम इनको पहचानते हैं क्या? तो कई लोग होते हैं जो नहीं, जिनकी राजनीति में रुचि होती है, भाई अमेरिका का आदमी नहीं शायद मोदी जी को पहचानता हो। जरूरी तो नहीं कि हर आदमी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि हो। उदाहरण के तौर पर मैं अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की इमेज लेकर दिल्ली या नोएडा गाजियाबाद में घूम जाऊं तो कई लोग नहीं पहचानेंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति को नहीं पहचानेंगे, तो ऐसे वो लेके निकल गए। तो इस तरह की हरकतें वो प्रधानमंत्री की यात्रा में कर रहे थे, और उसी में उनकी लड़ाई हो गई। उसमें उन्होंने बदतमीजी की थी, और उसके लिए बाद ये सब, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मुझे बाद में पता चला। लेकिन उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जिसका मैंने अपनी किताब में जिक्र किया, मैंने इस किताब में ना एक चैप्टर दिया है खान मार्केट के ब्लॉकबस्टर। ये ब्लॉकबस्टर वो हैं जो खुद तो कहते हैं कि सवाल पूछो, सवाल पूछो, सवाल पूछना पत्रकार का हक है, लेकिन उनसे कोई सवाल पूछ ले तो ब्लॉक करके भाग जाते हैं सोशल मीडिया। ये वो ब्लॉकबस्टर हैं। अब इसमें राजदीप सरदेसाई पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया था। क्यों किया था? क्योंकि जब अमेरिका से, जब इस पूरे दौरे से जब हम लौट रहे थे, क्योंकि वहाँ पे झगड़ा हुआ राजदीप का, ये सारी खबर आ गई थी। जब हम लौट रहे थे तो हमारी फ्लाइट जो है वाया मुंबई थी। तो जब मुंबई एयरपोर्ट पे हम निकले और सिक्योरिटी चेक करे जा रहे थे, तो वहाँ एक सिक्योरिटी का व्यक्ति खड़ा था। उसने मुझसे कहा, वो पहचान गया, उसने बोला अरे आप तो अशोक शेरवाल, डी न्यूज़। मैंने कहा, तो बोले सर आप पत्रकार हैं, आप राजदीप जी को जानते होंगे, आप उनको एक मैसेज देना हम लोगों की ओर से कि भाई भारत के अंदर आप कुछ भी करो, भारत के बाहर जाके भारत के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की चीज़ और मारपिटाई नहीं करनी चाहिए, इससे देश की बदनामी होती है। ये उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा। मैंने ये बात ट्वीट कर दी और मैंने राजदीप जी को टैग करके लिखा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है। तो आपने जवाब तो उन्होंने दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया कि ट्विटर पे कि मुझे ब्लॉक कर दिया। अब इसमें मैंने कौन सी बात की थी? सागरिका घोष आज सांसद हो गई हैं, बहुत अभी बड़ा उन्होंने मीडिया की बात करी, उन्होंने संसद में खड़े होकर। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि सागरिका घोष ने पत्रकारिता के नाम पर जो कलंक का काम किया है, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में एक, क्योंकि ये हिंदू हेटर हैं, हिंदुओं से नफरत करने वाले लोग हैं ये, इसीलिए ये ममता बनर्जी की पहली पसंद भी बनी, क्योंकि हिंदुओं से नफरत करती हैं सागरिका घोष। तो सागरिका घोष ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट क्या किया था कि दिल्ली के एक महिला कॉलेज में लड़के वीर से भरे जो हैं गुब्बारे मार रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि लड़कियों ने, अब आप पहली बात तो ये बड़ी असंभव सी बात है कि गुब्बारे में कोई वीर भर के मारेगा, तो इन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद ये बड़े बवाल हुआ, अखबारों में खबर छपी, ये पूरा जो ये लेफ्ट मीडिया इसने पूरा इस खबर को बनाया, क्योंकि इनको हिंदुओं का त्यौहार होली को बदनाम करना था। इसलिए इन्होंने, हर साल आप देखिए होली को इस तरह से बदनाम किया जाता है, दिवाली को बदनाम किया जाता है। तो सागरिका घोष ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट करा। उसके बाद इसकी जो गुब्बारे थे उनमें क्या था, उसकी फॉरेंसिक जाँच हुई। फॉरेंसिक जाँच हुई तो उस जाँच में सामने आया कि ये जो है इसमें कोई वीर्य नहीं था, सिर्फ पानी था, नॉर्मल पानी था। अब जब ये सागरिका घोष का जो ट्वीट है, मैंने सागरिका घोष को एक ट्वीट किया, मैंने कहा कि मैडम आपने कहा कि वीर्य से, अब ये इस वक्त जो है ये रिपोर्ट आ चुकी है, आपका ये ट्वीट फेक है, कृपया इसको डिलीट कर दीजिए। उन्होंने ट्वीट तो आज तक डिलीट नहीं किया, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने उस दिन मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकबस्टर, ये ब्लॉकबस्टर, ये इन लोगों की हालत है
कि ये लोग एक सवाल का मतलब झूठ फैलाएंगे और इनका झूठ अगर आप पकड़ लो, एक्सपोज कर दो, तो आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे। ये इनकी सिचुएशन है। ये दूसरों को असहिष्णु बोलते हैं, दूसरों को तानाशाह बोलते हैं। ये लोग खुद सबसे बड़े तानाशाह। ये आजकल एक नया है ना, वो फैक्ट चेकिंग के नाम पे डागा सेठ घूम रहे हैं। हाँ। मैंने उनका नाम डागा सेठ इसलिए रखा है क्योंकि वो क्या, डागा सेठ क्या होता था हिंदी फिल्मों में, वो आगे पुण्य का काम करता था, वो स्कूल चलाता था, आश्रम चलाता था, धर्मात्मा टाइप, और पीछे उसके ड्रग्स के धंधे और यौन शोषण के धंधे वगैरह ये सब चल रहा होता था। तो ये फैक्ट चेकर के नाम पे यही चला। अब राहुल गांधी इतनी सारी चीजें जो बोलते हैं जिनमें फैक्ट मिसिंग होता है, क्यों नहीं ये फैक्ट चेकर करता है? कोई फैक्ट चेक नहीं होता। और इस फैक्ट चेकर का काम सिर्फ यही है कि नुपुर शर्मा ने कुछ बोला तो उसके पीछे भीड़ लगा दो। यही उनका काम कर रहा है। लेकिन वो है, आप उसको डागा सेठ कहते हैं, कुछ लोग उसे क्लिप कटुआ बोलते हैं, और उसकी और उस क्लिप कटुआ की 50 झूठे, मतलब जो अपने आप को फैक्ट चेकर कह रहा है, वो आप और हमने, चलिए मान ली हमारे पास कोई गलती से खबर आ गई, हमने उसको ट्वीट कर दिया और बाद में हमको रियलाइज हुआ, हमने माफी भी मांग ली। ये पट्टा खुद को जो है फैक्ट चेकर कहता है, खुद 50 से ज्यादा फेक न्यूज फैला चुका है, तो अपने आप को आप फैक्ट चेकर कैसे कह सकते हैं? तो ये बेसिकली यही डबल स्टैंडर्ड है इनके। और ये ना सिर्फ ये करता है, ये एक थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इसमें बहुत समझने की जरूरत है, मतलब हमारे दर्शकों जो नैरेटिव को समझना चाहते हैं। देखिए ये फैक्ट चेकर कैसे काम करते हैं, बड़े शातिर दिमाग होता है इनका। मैं आपको ये जब कोरोना का पहली वेव आई थी उसका मैं एग्जांपल देता हूं कि वो तबलीगी जमात का मरकज जो था, वहां से वो फैलने की शुरुआत होती है, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा फैलता है वो। और वहां पर उन लोगों को जब क्वारंटाइन में लेकर आया जाता है तो उनके कई वीडियो आए बदतमीजी के। हमने देखा था कि आज तक की एंकर श्वेता खड़ी हुई, उनके पीछे से थूका गया था। ये तो लाइव गए ऑन एयर। ऐसे कई वीडियो आए जहां पे मरकज के लोगों ने, तबलीगी जमात के लोगों ने बदतमीजियां की, नर्स के सामने बदतमीजी करी, यूरिन की बॉटल्स फेंके थे। ये सब रिपोर्ट हुआ, कई वीडियो आए। इसी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी पूरे कपड़े उतारकर शीशे पे सर मार रहा है, और वो वीडियो दरअसल मरकज का नहीं था, वो तबलीगी जमात से जुड़ा नहीं था, वो भारत का ही वीडियो नहीं था। वो वीडियो एक पागल खाने का वीडियो था, कराची या लाहौर के किसी पागल खाने का वीडियो था, और वो वीडियो इनके नाम से किसी बेवकूफ ने उसको वायरल कर दिया। तो ये जो क्लिप कटुआ जो है, जो फैक्ट चेकर के नाम पे घूमता है, इसने उस जो 20 सही वीडियो थे उनका फैक्ट चेक नहीं किया, क्योंकि वो तो सही में तबलीगी जमात वाले कर रहे थे। इसने उस पाकिस्तान वाले का फैक्ट चेक किया, तो ऑब्वियसली वो कराची लाहौर का निकला, और बता दिया कि देखिए वीडियो फेक है, ये है। तो उसके आधार पर आप जो असली 19-20 सही वीडियो चल रहे थे उसको भी आपने झूठा साबित कर दिया। तो ये शातिरपना जो होता है ना, जो आम लोग नहीं समझ पाते, जो एक सामान्य, जिनका नैरेटिव का काम नहीं है, अपनी एक सिंपल नौकरी कर रहे हैं, वैसे वो शाम को जब देखते हैं सोशल मीडिया तो उनके दिमाग में आ जाता है, अरे यार देखो कितना झूठ फैला रहे हैं, कोई मरकज वालों ने कुछ नहीं किया। तो ये भी होता है, और मुझे तो कई बार लगता है कि इस तरह के झूठे वीडियो फैलाकर उसका फैक्ट चेक करके सच्चाई को दबा दो। अगर ये भी कर रहे होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इसको अभी अगर नैरेटिव को समझने के हिसाब से मैं बता देता हूं। मान लीजिए पिछला चुनाव बीजेपी फैजाबाद जीती थी। अगर बीजेपी फैजाबाद जीत कर ये कहती कि हमको मुसलमानों का भी वोट मिला क्योंकि हम फैजाबाद जीत गए, ये क्लिप कटुआ आता और कहता कि जी फैजाबाद में तो इतने हिंदू हैं इसलिए मुसलमानों के कहकर बीजेपी दावा गलत कर रही है। आज नैरेटिव क्या फैलाया जा रहा है कि अयोध्या जीत गए। राहुल गांधी कह रहे हैं अयोध्या हमने जीत लिया। अयोध्या नहीं जीते हैं बाबू, आप फैजाबाद जीते हो। अयोध्या में आप हारे हो, अयोध्या जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें आप हारे हो। लेकिन ये नैरेटिव कैसे फैलाया जाता है? राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि ये जो अयोध्या मूवमेंट था हमने उसको हरा दिया। अब इससे यही नैरेटिव की लड़ाई लेके साथ में घूम रहे हैं सांसद, यही नैरेटिव की लड़ाई है कि आप कह रहे हो और उस जिस सांसद को लेकर घूम रहे हो आप उसको कह रहे हो ये अयोध्या का राजा है। अरे अयोध्या के राजा भगवान श्री राम है, अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद नहीं है। तो इस तरह की नैरेटिव फैलाने का एक काम करते हैं। अब यही नैरेटिव की लड़ाई है। आप थोड़े दिन में लोगों के दिमाग में चढ़ जाएगा कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए, हिंदुत्व का मुद्दा तो बकवास है, हिंदू लोग तो इसी तरह से हैं, हिंदू में कुछ होता नहीं। ये नैरेटिव की लड़ाई है। मतलब अगर आप पूरे चुनाव भारत के देखें, मतलब 89 के बाद तो 240 से ज्यादा सीटें मेरे हिसाब से नरसिम्हा राव की आई थी 1991 में, और वो भी इसलिए आ गई थी कि बीच चुनाव में पहले दौर के बाद राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है और 2 दौर के चुनाव में कांग्रेस बढ़त ले ली थी, नहीं तो ये 240 के नीचे भी होती। वो यहाँ तो इस बार कोई सहानुभूति लहर या कुछ इस तरह की सेंटिमेंट्स नहीं थे। तो 240 को भी उन्होंने हार साबित कर दिया।
ये नैरेटिव की लड़ाई है। 240 को आपको दो और चीजें इसमें जोड़ दूं। एक तो 240 जो है वो आप कोविड और युद्ध के बाद के परिस्थितियों और 3 में बार। और आप दुनिया में उठा के देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ। दुनिया अब फ्रांस में देखिए क्या हो गया। फ्रांस में देख लीजिए क्या हो गया, ब्रिटेन में क्या हो गया, अमेरिका में जो बाइडेन जो है उसका ग्राफ नीचे लगातार जा रहा है। तो दुनिया में ऐसी चीजें चल रही कि लोग रिपीट नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तीसरे बार हो रहे हैं और उसके बाद कहा जा रहा है 99 वाले ने तो नहीं, वो उसके पीछे क्या, उसमें वो वही सर्वजन नेहरू पे पहुंचता हूँ, वही बर्दाश्त नहीं होता इनको कि कोई चाचा नेहरू की बराबरी कर ले। मतलब चाचा नेहरू की बराबरी जब हो जाएगी तो वो भी नरेंद्र मोदी, मतलब ये कैसे चाय बेचने वाला जो है चाचा नेहरू की बराबरी कर लेगा, असली पीड़ा वो है इन लोगों को। और ये जो नैरेटिव है ना, हमको एक बात और लोगों को मैं खासकर यंग जो लोगों उनको समझना चाहिए, ये नैरेटिव की लड़ाई जो है ना, ये आज की नहीं है, ये जहर हमारे जहन में भरा गया। ब्लैक एंड वाइट गाना था, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम बचपन से सुनते आ रहे, तो हमको भी लगता था कि हमको तो आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल मिल गई। ये नैरेटिव हमारे जहन में बैठाया गया, भर दिया गया, और इस नैरेटिव के कारण क्या हुआ कि हम लोग तो सोचते हैं कि आज़ादी तो हमें ऐसे ही मिल गई। 40,000 तो अकेले सुभाष चंद्र बोस जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाही 40,000 वो उन्होंने शहादत दी थी। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, ये भी एक फेक नैरेटिव है। जब कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था तब संथालों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई शुरू कर दी थी। सिद्धू कानू और ये जो सिद्धू कानू और दूसरे जो है मुर्मू ब्रदर्स थे, इनको अंग्रेज़ों ने कांग्रेस के जन्म होने से पहले पेड़ पर लटका दिया था, फांसी दे दी थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, ये फेक नैरेटिव है। ये फेक नैरेटिव है कि आज़ादी हमें बिना खड़क बिना ढाल मिली, ये सारे फेक नैरेटिव है। और बॉलीवुड ने इस फेक नैरेटिव को बढ़ाया है और ये आज तक कर रहा है। देखिए किस तरह से हो रहा है, और आज तो बल्कि ज़्यादा इससे लड़ने की ज़रूरत है अगर हम थोड़े समझदार हुए हैं। अगर हमको ऐसा लगता है, खासकर मैं हिंदुओं की बात करूंगा जिनको लगता है कि थोड़ा कुछ करने की ज़रूरत है। आप देखिए 60s 70s 80s की फिल्में उठा के देख लीजिए, किस तरह से हिंदुओं को गलत तरीके से दिखाना। अगर कोई व्यक्ति जो है वो फादर है तो वो बड़ा करुणामयी होगा। अगर कोई व्यक्ति जिसने भगवा पहन रखा है तो वो मंदिर के अंदर बलात्कार करने वाला होगा, वो गंदा व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो बनिया है तो वो पैसे को लेकर हेरफेर करने वाला होगा। ये सारे नैरेटिव फिल्मों ने। और हाँ अब एक मिनट, और अगर कोई खान साहब हैं तो वो होगा कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, वो तो दोस्त को धोखा ही नहीं दे सकता। सबसे बड़ी मतलब ब्लॉकबस्टर और अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म, मतलब एक कैसे ये दो चरित्र कैसे एक व्यक्ति के हो सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जो विजय वर्मा का किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है, वो मंदिर नहीं जाता। वो जब माँ जाती है उसके दिलरुबा आए तो वो मंदिर नहीं जाता और भगवान को नहीं मानता। लेकिन वो 786 जब देता है रहीम चाचा तो 786 को आंखों से लगाता है, लगा लेता है। और अंत में जब वो मंदिर भी जाता है तो वो जो बड़ा प्रसिद्ध संवाद है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो शंकर भगवान के साथ अमिताभ बच्चन संवाद कर रहे हैं, उसमें भी वो भगवान का अपमान ही करता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट आप आखिरी सीन देखेंगे जब अमिताभ बच्चन को गोली लग जाती है तो वो मंदिर के सीढ़ियां तोड़ के गाड़ियां लेके घुस जाता है घायल होकर। मतलब मंदिर को तोड़ते हुए भी दिखाया गया। लेकिन रहीम चाचा सिंड्रोम जो है ना हमारी बॉलीवुड में, मतलब 786 को मान रहा है। शुरू करें अल्लाह के नाम से 786 के बारे में बोला जाता है, उसको वो स्वीकार कर रहा है लेकिन मंदिर को नहीं मान रहा। तो या तो नास्तिक होगा तो वो हर धर्म को नहीं मानेगा। ये नहीं हो सकता कि सिलेक्टिव नास्तिक नहीं होता ज्यादा मेरा। अब इसी में अब जो मिर्जापुर जो नई सीरीज आई है, इसमें जो आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसमें एक गाली देता हुआ बहुत ही बेहुदा सा एक कवि सम्मेलन दिखाया। अब इसमें जिसको गाली दे रहा है, अब आप देखिए नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है। वो कवि जिसको माँ बहन की गाली सुना रहा है जिस नेता को, वो नेता जहां खड़ा है उसके पीछे भगवा झंडा लगा है। अब ये क्या है, ये धीरे धीरे जहर फैलाने का। ये हम लोग नोट नहीं करते। क्या होता है, लोग वो कविता सुनते हैं, लोग खुश हो जाएंगे, वाह, ये नहीं देखेंगे पीछे इसने भगवा लगा रखा है। तो आप सोचिए कि इनकी सोच कहाँ तक जाती है, किस तरह से नैरेटिव भारत के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, अग्निवीर को लेकर आज जिस तरह के नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। कल मैं सुन रहा था कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने टेलीविजन चैनल में क्या बोला, उसने कहा कि भगवान ना करे कल को ऐसा हो जाए कि अग्निवीर जो है वो 4 साल का ट्रेंड आदमी होता है, उसके हाथ में गन है, वो आत्महत्या कर ले या किसी को गोली मार दे। आप सोचिए, आप टेलीविजन चैनल पे बैठकर इस तरह से कहकर किसको भड़का रहे हो भाई।
तो ये जो 2.5 मोर्चा है ना, मैं कह रहा हूं ये इस वक्त जो है बहुत खतरनाक मोड़ में। 99 सीटें जीतकर आप जीते, आपने 52 से 99 पे आए, आपको शुभकामनाएं, लेकिन कम से कम देश तोड़ने का, देश में आग लगाने का काम मत कीजिए। इस वक्त ये लोग देश तोड़ रहे हैं, देश में आग लगाने के, कि अग्निवीर किसी तरह से भड़क जाएं, किसी तरह से सेना में लोग भर्ती ना हो, किसी तरह से हिंदुत्व को अपमानित किया जाए, किसी तरह से राम को हमने जीत लिया, अयोध्या को हमने जीत लिया। ये सब चीजें जो कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि ये इट्स हाई टाइम कि अब देश को सोचना पड़ेगा, देश की युवा नहीं, और इसीलिए मैंने कहा कि हम युद्ध की स्थिति में, देखिए नैरेटिव हर दौर में गढ़ा गया है, लेकिन अब जो जिस तेजी से उसको गढ़ा जा रहा है या उसको फैलाना आसान हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, तो उसको फैलाना बड़ा आसान हो गया है। तो इसलिए ये लड़ाई अब एक अलग लेवल पे चली गई। अच्छा, दूसरा, आप नरेंद्र मोदी को ऐसे तो हरा नहीं पा रहे, तो जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इनके मुंह में खून लग गया, आदमखोर के मुंह में जैसे खून लग जाता है, वो खून लग गया। और ये सरकार को देखना होगा भाई, आप चुनाव जीतें ना जीतें, सरकार किसकी बने, इससे हम पत्रकारों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। और इस नैरेटिव की लड़ाई में अगर आप ऐसा झूठ फैला रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो, मैं तो ये भी बोला, हमने अपनी पाठशाला में बताया कि भाई LIC का कोई पैसा नहीं डूबा, लेकिन मैंने ये सवाल पूछा कि LIC में कौन पैसा लगाता है? आपने तो कई नैरेटिव, पाठशाला को बधाई देना चाहिए, इतने नैरेटिव आपने ध्वस्त किए हैं, तो इसीलिए लंबी सबको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो चिपक जाएंगे। नहीं, जैसे LIC वाला था, आपने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी LIC में पैसा कभी बेटी की शादी के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी बुढ़ापे के लिए, 10 चीज के लिए रखता है। आप उसको कह रहे हो तुम्हारा पैसा नरेंद्र मोदी सरकार ने डुबा दिया, उसको हार्ट अटैक आएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। अब कौन लेगा बताइए? होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना बहुत हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम आज ये भूल गए, अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान आया कि भारत ने हमें बचा लिया, भारत ने जिस तरह से मदद की, लेकिन याद कीजिए जब श्रीलंका में लोग सड़कों पर निकल रहे थे, राष्ट्रपति के भवन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, श्रीलंका में जब इतनी ऐसी सिचुएशन थी, तब राहुल गांधी का बयान है कि भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर है। जिस तरह से वहाँ पर आर्थिक जो चिंताएं हैं और उसके कारण लोग वहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं, और राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में भी श्रीलंका को सबक लेना चाहिए, श्रीलंका के रास्ते पर है। आज श्रीलंका कह रहा है कि भारत ने हमें बचा लिया, और भारत कहाँ है? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, और हम भूल जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी ने एक झूठ बोला, वो झूठ, ऐसे तमाम उदाहरण है कि हम लोग भूल जाते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। हम लोग एक झूठ के कारण हम लोग कुछ ना कुछ कदम उठा लेते हैं। हमने वोट, एक झूठ को लेकर हमने वोट दे दिया, हम भूल गए, अगली बार फिर चुनाव होगा तो हमको याद दिलाने पड़ेंगे कि इन्होंने कितने झूठ बोले थे, नहीं तो ये दोबारा झूठ बोलेंगे, दोबारा झूठ बोल करके आ जाएंगे। ये सारी चीजें हैं। नहीं, जैसे एक चर्चा जो और बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। अब आपने ये नैरेटिव तो गढ़ दिया कि भाई नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, विदेशी चिलगोजे से लेकर और यहाँ जितने लोग हैं सब ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह घोषित कर दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ अभी रेवन्ना के मामले में जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, उन सब ने अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि भाई कर्नाटक में क्या हो रहा है। संदेश खाली पे आपने रवीश कुमार का वीडियो देखा? नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। नहीं दिखा। या आपने ध्रुव राठी का वीडियो देखा? मुझे तो नहीं दिखा। अरे अभी जो देखिए सबसे बड़ी बात कि और आज ही जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जो CBI जांच को रोकने के लिए ममता सरकार ने अर्जी लगाई थी उसको खारिज कर दिया। क्या बोल दिया कि भाई आप कई महीनों तक तो आप बैठे रहे, कौन पूछेगा आज? मुझे बताइए, कोई नहीं पूछेगा। बंगाल में जो कोड़े मारे गए, जो शरिया कानून स्थापित करने की एक मोहल्ले में बात हुई, वो महिला, मुस्लिम महिला को नग्न करके घसीटा गया क्योंकि बीजेपी की लीडर थी। आप मणिपुर के लिए बोलिए, सबको बोलना चाहिए, वो भारत की बेटियां थी, बंगाल की बेटी भी तो भारत की बेटी है। आप भ्रमण करते हो, हाथरस में आप राजनीतिक भ्रमण करते पहुंच गए, ठीक है, मिल रहा। आप तमिलनाडु क्यों नहीं जाते हो? ट्रेजेडी में जो लोग मारे गए, 60 से ज्यादा लोग मारे गए, आप वहां नहीं जाते हो। तो ये सिलेक्टिव। और आप जो तानाशाह की बात करते हो ना, मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जाता हूँ, ये लोग बता नहीं पाते। मतलब ये बात है संविधान बदलने की, आप लोगों को इतना तो बताइए। ठीक है, हर समय इतिहास की बात करना ठीक नहीं है, लेकिन संविधान बदलने का जब आप पे लगा तो आप बताइए ना दुनिया को कि भाई अब पहला संविधान किसने बदला था। भारत के अंदर जो पहला संविधान का संशोधन होता है वो जवाहरलाल नेहरू लेकर आते हैं। और क्या था वो पहला संशोधन? पहला संशोधन लाया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने के लिए, मीडिया को दबाने के लिए। संघ का जो मुखपत्र होता है, ऑर्गेनाइजर, उसने 6 भाषणों की सीरीज, 6 लेखों की सीरीज, उस समय मलकानी साहब उसके संपादक होते थे, 1950-51 में उन्होंने सीरीज छापी। और सीरीज क्या थी वो, कि उन्होंने जो पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही थी शरणार्थियों को लेकर,
हिंदुओं पर जो अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में होते उसको लेकर जो लियाकत और नेहरू गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी, उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगाए थे कि इससे हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। एक आध कार्टून भी छापा था। और जब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ऑर्गेनाइजर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं। तो नेहरू फ्रीडम ऑफ स्पीच को पर कतरने के लिए अनुच्छेद 19 में फेरबदल करने के लिए पहला संविधान संशोधन लेकर आते। लेकिन तानाशाह कौन है? मोदी है। गोदी मीडिया किसने बनाया? मोदी ने बनाया। भाई सबसे पहले तो आवाज नेहरू ने दबाई, अब इन्होंने संविधान बदल बात के की। अब मैं आपको बड़े संविधान लहराते हैं। हाँ, अब मैं आपको वर्तमान बता देता हूँ। दूरदर्शन से बता दे, दूरदर्शन सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सोचिए कि 2014 तक मुझे क्यों आपने कहा डायनासोर वाले, तो मैं डायनासोर के टाइम का ही 2014 से पहले मुझे 22 साल करीब दूरदर्शन में हो गए। 2014 से पहले दूरदर्शन में डीडी न्यूज़ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जहां विपक्ष को रेगुलर बुलाया जाता था। ये वही दूरदर्शन है जिसको कभी राजीव दर्शन कहा गया था, जिसको कभी इंदिरा दर्शन कहा गया था। इस दूरदर्शन की एक परंपरा रही थी कि भाई विपक्ष को हमको नहीं बुलाना, कांग्रेस सरकारें थी, विपक्ष को बुलाने की परंपरा नहीं थी। 2016 में, 2014 में मोदी सरकार आई, 2016 में डीडी न्यूज़ पर पहली बार ऐसा हुआ कि एक रेगुलर प्रोग्राम आया जिसमें विपक्ष को बोलने का मौका मिले, और वो प्रोग्राम मैंने शुरू किया 2 टूक के नाम से। और उस वक्त जो है लोग हैरान थे क्योंकि डीडी में ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं था। एक उदाहरण है, आपको ये भी बता दूं मैं, जिस वक्त मनीष तिवारी आईएनबी मिनिस्टर थे, तब उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। संजीव श्रीवास्तव और कुछ प्राइवेट चैनल से लोग लेकर आए और उन्होंने सोचा कि दूरदर्शन को थोड़ा प्राइवेट चैनल स्टाइल में थोड़ा सा ओपन डिबेट हो, इस तरह से। तो उन्होंने रात को प्राइम टाइम में ये सब शुरू किया। मुझे याद है वो शायद 1 या 1.5 महीना वो प्रयोग चला। एक दिन, सिर्फ एक दिन बीजेपी के प्रवक्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ कुछ बोल दिया, अगले दिन वो प्रोग्राम बंद कर दिया गया, वो डिबेट बंद कर दी गई, बीजेपी के प्रवक्ताओं को डीडी न्यूज़ पे बुलाना बंद कर दिया गया। और आज क्या होता है, आज अशोक श्रीवास्तव प्रोग्राम जो करता है उसमें कांग्रेस के सहित सब लोगों को बुलाते हैं, विपक्ष को बुलाते हैं। और मेरे प्रोग्राम में लोगों ने नरेंद्र मोदी को तानाशाह बोला, नरेंद्र मोदी को फेंकू बोला, नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज बोला, अमित शाह के खिलाफ बोला, अमित शाह के बेटे के खिलाफ बोला। लेकिन हमने, इस सरकार ने प्रोग्राम बंद नहीं किया, और रोज मुझे गोदी मीडिया भी बोला मेरे शो में बैठ करके, फिर भी नहीं रुका। और अब ऐसे एक नहीं 3 प्रोग्राम है, प्रखर भी इस तरह के प्रोग्राम करता है, हमारी एक और एंकर रीमा करती है। अब ऐसे 3-3, 4-4 चंक हैं जहां विपक्ष रोज आता है और फिर नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ऐसी कैसी बात। और दूसरी चीज, एक और उदाहरण आपको बताता हूं। 2004 की बात है जब सरकार बदली थी, क्योंकि मैं 2002 में डीडी न्यूज़ में आ गया, तो 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई। 2003 में डीडी न्यूज़ शुरू हुआ था। 2004 में जैसी मनमोहन सिंह की सरकार आती है, डीडी न्यूज़ में काम करने वाले कम से कम 100 पत्रकारों की नौकरियां रातों रात चली गई। 100 पत्रकार, दीपक चौरसिया ने अभी बोला मैं ओबीसी पत्रकार था और मुझे नौकरी मुझे छोड़नी पड़ी, जो भी दीपक चौरसिया ने कहा। तो 100 पत्रकारों की नौकरियां रातों रात चली गई। और उसके बाद 2014 में मोदी सरकार आती है, एक पत्रकार की नौकरी नहीं जाती। जो लोग थे वही थे, जिनमें ऐसे भी लोग थे जो कांग्रेस रिजीम में आए, जिनके ऊपर कई तरह के सवाल उठे, जिनको लेकर कोर्ट केस हुए, जिनको लोगों ने कहा कि मंत्रियों के लाए लोग हैं, उनमें से किसी आदमी को टच नहीं किया गया। वो सब दूरदर्शन में बैठे रहे। लेकिन तानाशाह कौन है? तानाशाह नरेंद्र मोदी है। लेकिन यह जरूर था कि अगर जिस दिन बदलेगी सरकार, उस दिन मेरे और प्रखर जैसे लोग जो है सबसे अभी आपको ये भी मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। अभी जब ये चुनाव नतीजे थे, हालांकि हमको था कि चुनाव तो नतीजे इसी तरह के होंगे, हालांकि हमने सोचा नहीं था 240 होंगे, लेकिन हमको लगता था कि 260, 70, 72 इतनी सीटें बीजेपी को आ गई। लेकिन जो हमारे विरोधी थे उनको खुश करने के लिए प्रखर जो है रोज मजाक करते थे, रोज कहते थे कि 4 जून को वो कहते थे मैंने अशोक जी के लिए ना टाटा 407 बुक करा दिया है, क्योंकि अशोक जी को तो अपना सामान समेट के, क्योंकि जो लोग कहते थे कांग्रेस आ रही है, तो उनको खुश करने के लिए टाटा 407 बुक करा दिया, अशोक जी आएंगे, अशोक जी का सामान पैक करेंगे और 4 जून को निकल लेंगे। ये क्यों कहते थे? ये मजाक था, लेकिन सीरियसनेस क्या थी? जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन सबसे पहले मेरे को नौकरी से निकाला जाएगा। दूसरे नंबर ये होंगे, तीसरे नंबर वो स्वतंत्र आवाजें होंगी जो आज खुलकर पत्रकारिता कर रही हैं। उनको पत्रकार नहीं चाहिए, उनको गुलाम चाहिए, उनको गोदी मीडिया चाहिए। नहीं, उनके आप समर्थकों को देख लीजिए, ट्विटर पे वो खुल के लिखते हैं।
कि तेरा देख तेरे साथ क्या होगा क्या जब होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी या दूसरों की सरकार आएगी, की। फिर आपको पता तो चलेगा। आप दूसरे कह रहे हो हम मोहब्बत की दुकान खोली है, आपका समर्थक खुले में धमकी दे रहा है हाँ। कि तू बाहर निकलना, फिर तेरे को पता चलेगा तेरे साथ क्या होगा। हाँ, मैं तो हाँ। समझ नहीं पाता ये कैसे लोग ये हैं। कैसे असल लोग में हैं? दिक्कत क्या है ना, लोगों को समझने में ये फैला दिया जाता है ना, जो नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं कि ये तो गोदी मीडिया है। आप देखिए कि देश के जितने बड़े चैनल हैं उन सबके अपने यूट्यूब चैनल भी अलग अलग राज्यों के। आप मेन चैनल जो उसका मुख्य चैनल है उसको देखकर आप एक परसेप्शन बना लेते हैं, जो भी आपकी सोच आप उसको साबित करना चाहते हैं। उस चैनल के आप जब यूट्यूब चैनल देखेंगे और एक एक चैनल की आप पॉलिसी देखेंगे तो सब में अलग है। जहां विपक्ष को वेटेज मिल रहा है, विपक्ष के फेवर में बातें की जा रही हैं, तो ओवरऑल वो जो मीडिया हाउस है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गोदी में जाकर बैठा हुआ है। हर जगह पर हर पार्टी को स्पेस मिल रहा है। आप लोग कहते हैं कि कुछ नहीं भैया, एक बताइए, हाथरस के अंदर जो रेप का एक हत्या का मामला हुआ था, वो कैसे दुनिया को मालूम पड़ा? मीडिया की भाई यही वजह से- मीडिया बता रहा था ना, यही मीडिया राशन पानी लेके चढ़ गया था ना यूपी सरकार पर, योगी की सरकार पर। तो ऐसा नहीं है, आप जब माहौल बनाएंगे, आप जब लड़ाई लड़ेंगे तो मीडिया साथ में खड़ा होगा। लेकिन अच्छा, ये उसमें एक बड़ी कमाल की बात है और मैं जोड़ दूं, इनका जो समर्थक वर्ग है जो फर्जी फैक्ट चेक कर रहे हैं वगैरह वगैरह जो हैं, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अगर ये इन्होंने झूठ फैलाया, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अग्निवीर को लेकर, और आपने उसका सच बताया, तो कहेंगे कि अच्छा दलाल तेरे को फिर से दलाल, आ गए। हाँ। ठीक। अब अगर मान लीजिए आपने हाथरस पर सवाल पूछ लिए योगी सरकार पर, या कृषि कानून रद्द हुआ तो आपने नरेंद्र मोदी की आलोचना कर दी कि भाई आपने क्यों इसको कैंसिल कर दिया। अरे दलाल आज पेमेंट नहीं आई। अरे भाई चित भी मेरी पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप का वाला हिसाब है कि मतलब जब सरकार से सवाल पूछो तो पेमेंट नहीं आई है, जब सवाल ना पूछो, जब आपको लगे कि भाई आप फैक्ट के साथ जा रहे हो, वो फैक्ट अगर सरकार की तरफ जाता तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसका मतलब कि भाई तुमको पेमेंट मिल ये रही है। असल में चाहते हैं कि विपक्ष की लड़ाई भी मीडिया लड़े। भाई पहले तुम तो लड़ो ना। हमारे कई प्रवक्ताओं से आता, वो पहले दूसरे सवाल के बाद ये ना आपके साथ भी होता है, सबके साथ हो रहा है, वो एंकर को गरियाना शुरू कर देता है। अरे भैया हमको गरिया के क्या मिलेगा, हम हैं क्या, नहीं हमारी प्रखर, क्या नहीं प्रखर, उसके लेकिन पीछे एक स्ट्रैटेजी है। देखिए मुझे ऐसे कई लोग मिले जी। जिन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया पे अब खुल के नहीं लिखता, क्योंकि उन्होंने कहा कि लिखते ही गाली पड़ती है। अब मैं आपको एक चीज़, मुझे नहीं मालूम इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आपको अच्छी तरह से याद है राहुल गांधी ने कहा था कि हमको 5 लाख सोशल मीडिया के सिपाही चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता उनके 5 लाख है 2 लाख हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने ऐसे पेड वर्कर रखे हुए हैं जो जैसे ही आप कुछ लिखेंगे, आप देखिए कि आपका ट्वीट होते ही मतलब विद इन सेकेंड्स उसके नीचे 8-10 लोग गालियां देने वाले आपको खड़े होंगे। या आपके साथ भी होगा, इनके साथ भी होगा। तो ये कुछ लोग पेड हुए हैं। और मैंने अभी देखा कंगना रनौत को, कुछ लोग, मैंने उसको ट्वीट भी किया था। कंगना रनौत ने कुछ बोला था, कंगना रनौत को लेकर बिल्कुल 2 लोगों ने एक जैसे जो एक तरह से गाली दी, यानी जो गलती है वो भी उसी तरह से गाली दे रखी है। तो इन्होंने गाली ब्रिगेड बना रखी है कांग्रेस और इकोसिस्टम ने, कि जो भी देश के लिए बोलेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, उसको तुरंत गालियां देनी शुरू करेंगे। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, गालियां पड़ती हैं तो वो कहते हैं कि यार अच्छा नहीं लगता यार, तो वो लोग लिखना बंद कर देते पदाधिकारी हैं। होते हैं, मतलब सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर एक है, वो नीचे गालियां लिख रहा था मेरे। हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कल मुझे गाली दी। सुप्रिया शिवनेत्र के साथ उसकी तस्वीर है। हाँ। एक नहीं, कांग्रेस कल कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ने मुझे कहा कि ये दलाल है। अब देखिए क्या हो रहा है, मतलब अभी मीडिया की आजादी और मीडिया की बात करते हैं। मेरे साथ अभी जो हुआ, एक विंग कमांडर अनुमा आचार्य कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुझे लगता था विंग कमांडर रिटायर्ड है, सही है। उनके साथ मेरी थोड़ी बहसा-बहसी हो गई डिबेट में होने के दौरान। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरी इच्छा है मैं इंडिया अलायंस बोलूँ, जो बोलना है आपकी इच्छा हो आप बोलो। तो वो भी हुई बात। उसके बाद ट्विटर पे उन्होंने मेरे बड़े भाई की, जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो एक रीजनल चैनल में काम करते हैं मध्य प्रदेश के, उनका नाम, उनके चैनल का नाम, उनका पद लिख दिया। बोले तुम और तुम्हारा बड़ा भाई, और सारी डिटेल मेरे बड़े भाई की डाल दी सार्वजनिक तौर पर। अब जो मुझे बोल रहे हैं वो तो ठीक है, यही गाली ब्रिगेड मेरे भाई का, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से। आपने उनको भी घसीट लिया और फिर कहते हो कि मीडिया की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो भैया तुम पर्सनल टारगेट कर रहे हो, मेरी परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो, लेकिन तुम सही हो और मैं गलत। नहीं तो इसलिए कर रहे हैं कि आप बोलना बंद कर दो। हाँ। ये स्ट्रैटेजी है, इसलिए बहुत सारे लोग डर हाँ, जाएंगे। सही बात है। बहुत नहीं बार बोलेंगे। कई बार हर कोई इतना मजबूत हो, नहीं मेंटली होता। स्ट्रांग हो, वो जरूरी नहीं है। कई बिल्कुल। बार परिवार घबरा जाता है बिल्कुल। कि यार इस तरह की लिखना बंद कर तो दो। आपके हाँ, घर में भी कई बार बोलते होंगे, हाँ, जब आप ऐसा एकदम। मुद्दा आता तो घर वाले बोलते हैं थोड़ा मत किया करो, छोड़ो, जान दो, इग्नोर किया करो। वही उनकी स्ट्रैटेजी ये है। होता है। तो ये उसी में कर रहे हैं। और आप बताइए, तानाशाही की बात करते हैं। एक यूट्यूबर जब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म छोड़कर यूट्यूबर बने हुए हैं, अगर मान लो सरकार सही में तानाशाह है तो कितना समय लगेगा कुछ चलने में उसको।
लेकिन उसी यूट्यूब में सुबह से लेकर शाम तक पीएम मोदी को गाली दी जा रही है ना, बिल्कुल एक ही तरफा बनाए जा रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं ना सारे। तो ये सब कहना कि तानाशाही की भारत में है ही नहीं गुंजाइश। नहीं, इसलिए तो कई बार लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी इतना तानाशाह सुन लिया है, 5% बन भी जाओ। लोग मोदी जी को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं कि 5% तानाशाह बन जाओ भाई। मुझे ये बताइए कि जिन सो कॉल्ड तानाशाह नरेंद्र मोदी की बात होती है, आपका अपना मेरा सबका अनुभव है, 20 साल से ज़्यादा हो गया, आपको कभी फ़ोन आया है कि ये मत दिखाओ, ये मत करो? आप लोग तो सरकारी चैनल में, सरकारी मतलब। मुझे 2016 में मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, मैंने हर सब्जेक्ट पे आज तक एक बार भी, नॉट ए सिंगल टाइम मुझे किसी ने कहा कि ये क्यों। हाँ, हमारे अब मैं एक तो पॉलिटिकल साइड होता है, एक होता है ब्यूरोक्रेट साइड। हमारे जो अब तो नहीं है, हमारे पहले जो डीजी थे वो अक्सर जैसी प्रोग्राम खत्म होता था मुझे अक्सर फ़ोन करते थे कि यार आज तूने यार ये उसने ये बोल दिया, तूने ये बोल दिया। उनको डर रहता था कि भाई कुछ ना, तो मैं कहता कोई बात नहीं सर, कुछ नहीं होगा। और आज तक सारी चर्चाएं होती हैं, क्या क्या नहीं कहा गया नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, उनके तमाम मंत्रियों के लिए क्या क्या नहीं किया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ एक बार भी फोन आया हो। तभी हम लोग 1 घंटे पहले 2 टूक होता था, अब एक और प्रोग्राम है 1 घंटे का, एक और प्रोग्राम है, तो अब इसलिए 2-3 घंटे के प्रोग्राम है, क्योंकि सबको लगा कि यार ये सरकार इतनी फ्रीडम दे रही है कि आप विपक्ष को बुलाओ, विपक्ष की बात सुनो, विपक्ष को कहने दो। अब विपक्ष के कई लोग हल्ला ये मचाते हैं, अब हमारा काम क्या है, पत्रकारों का काम क्या है? विपक्ष के लोग अब आप भी उन 14 लोगों में जिनको प्रतिबंधित किया गया, आप क्यों है मुझे नहीं पता, आप तो पाठशाला करते हो, किसी से डिबेट भी नहीं करते, है ना, डिबेट भी नहीं करते, लेकिन आप 14 लोगों में, क्योंकि उसमें एक पत्रकार ऐसा था, ऐसी थी जो एंग्री नहीं कर रही थी उस दौरान। हाँ, तो एक इसलिए मुझे क्यों किया गया, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में अगर आप झूठ बोलोगे तो मैं काउंटर करूंगा। तो अब ये लोग जब तानाशाह कहते थे तब मैं उनको जस्ट रिमाइंड करवा देता था कि भाई साहब आप तानाशाह कह रहे हो, लेकिन मुझे इतने साल हो गए, आप अपने सरकार का इतिहास उठा के देख लो, आप लोग विपक्ष को कभी बुलाते नहीं थे, आज दूरदर्शन पे बुला रहे हो। अब ऐसी चीजें अगर हम फैक्ट चेक कर रहे हैं तो पत्रकार का काम है, तो अब इनको फैक्ट चेक कर दो तो इनको मिर्ची लग जाती थी। इस चक्कर में इन्होंने मुझे बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया कि अमर अशोक श्रीवास्तव 14 लोगों की और इसीलिए मैंने अपनी किताब में लिखा भी है बड़ी गर्व के साथ, एक प्रतिबंधित पत्रकार की 2 टूक। मैं प्रतिबंधित हूं तो मुझे ठीक है, इन्होंने सोचा कि हमारी रोजी रोटी ले लेंगे क्या, हम प्रतिबंधित कर देंगे तो क्या हमारे पर फर्क पड़ जाएगा? नहीं, उससे कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता। मुझे ये बताइए, ये सरकार, आपने फोन करने वाली उसमें एक बात जोड़ देता हूँ, मुझे तो नहीं मालूम कि बड़े लेवल पे कहाँ से कौन किसको फ़ोन करता है, लेकिन एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात होगी और ये अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आतिशी नेता हैं, दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, तो आतिशी का जो पूरा नाम है वो आतिशी मारलेना है, और वो इसलिए है कि मार्क्सिस्ट और लेनिन के नाम पर उनके मदर फादर ने वो सरनेम उनको दिया। अब वो जब 2019 का चुनाव आया तो कुछ उनके सरनेम को लेकर कुछ विवाद हुआ, तो आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी कि मारलेना सरनेम इस्तेमाल ना हो। अब चूंकि आम आदमी पार्टी हर चैनल को अच्छा खासा विज्ञापन देती है, तो ये होता था कि जैसे क्योंकि आप जब अचानक कोई चीज़ तय कर लेते हैं, अब जैसे शहर का नाम ही आप बदल देते हैं, मतलब किसी जैसे उड़ीसा का ओडिशा नाम हो गया, तो अभी भी कई लोग बच्चे जो बैठते हैं टिकर पे या वो गड़बड़ कर देते हैं। तो आपने तय कर लिया कि आतिशी के आगे आप लोग सरनेम मत लगाइए उसका, तो अब जो लिखने वाला फ्लो में आतिशी मार लेना लिख देता, वो जैसे ही वो एक बार ऑन एयर चलता था आतिशी मार लेना, विद इन 5 मिनट्स और भी शायद कम, उनका इतना बढ़िया नेटवर्किंग सिस्टम आम आदमी पार्टी का, पूरा मीडिया वॉच करने का, वो तत्काल चैनल के दफ्तर फोन आ जाता है, यार ये सरनेम मत लगाइए आतिशी के आगे। तो ऐसा कई बार हुआ। तो एक बार मैंने सोचा कि यार टेस्ट किया जाए, मैंने जानबूझकर बोला, मैंने इसका पूरा नाम लिखो, मैंने देखना चाहता हूँ कि काफी, और चला और फिर फोन आ गया। तो ये सरनेम तक पे फोन आते हैं इनके, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात होती है ना, तो ये होता है, मतलब अब ये प्रथा है, और मनमोहन सिंह के सरकार के समय में भी हुआ, और मैं तो इतिहास पढ़ता रहा हूं, मैं तो देखा नेहरू के सरकार के समय भी क्या होता था, कैसे कैसे बैन लगाए जाते थे। अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूं, रामनाथ गोयनका का, उनसे संपादक हटवाए गए। भाई अभी जो 2-4 संपादक घूम रहे हैं ये रोना रोते हुए कि मोदी ने हमको निकाल दिया, भाई उनको परफॉर्मेंस के बेस पे निकाला है। बिल्कुल, वो टीआरपी की लड़ाई में आप नहीं लेकर आ पाए, चैनल मालिकों से आपने जो वादे किए थे इतने करोड़ों रुपए लगवाने के पहले कि हम ये बना देंगे, वो जब वो चैनल वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया तो आपको परफॉर्मेंस के बेस पे निकाल दिया गया। लेकिन ये जिसको कहते हैं उंगली कटा के शहीद हो गए, ये मोदी के ऊपर डालते हैं। अगर आप पूरा इतिहास पढ़ेंगे, आप कुलदीप नैयर की बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, इसमें खुद लिखते हैं कि रामनाथ गोयनकर, इसको जिनको हम पितृ पुरुष मानते हैं भारतीय पत्रकारिता का, उन्होंने इंदिरा गांधी से और लड़ाई नहीं लड़ सकता, नैयर साहब आपको छोड़ना पड़ेगा। कुलदीप नैयर को छोड़ना पड़ा। संजय गांधी के लिए खुशवंत सिंह खुद लिख रहे हैं कि मुझे उन्होंने संपादक बना दिया,
हिंदुस्तान टाइम्स का। तो भैया गांधी परिवार संपादक हटाता, बनाता, बिगाड़ता था। नेहरू ने एक पीटीआई का एक संवाददाता था हांगकांग में, वो चीन के खिलाफ खबर लिखता था हांगकांग से बैठकर। तो नेहरू को जब चीन सरकार ने शिकायत करी कि यार हांगकांग से बैठ के हमारे देश के खिलाफ खबर लिखता है, तो पीटीआई से बोल के, पीटीआई के हेड को बोलकर उस संवाददाता को नौकरी से निकलवा दिया। तो इस नौकरियों से निकलवाते थे। ये तो जो आदेश देने की जो बात आ रही है तो बहुत दूर की बात है, तो होता ही होगा। अरुण शौरी को कितनी बार इंदिरा गांधी ने निकाला है, किस गिरिलाल जैन के साथ क्या हुआ है, लंबी फहरिस्त है किस किस पत्रकार के साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है। नेताओं की बात कर रहे हैं, तानाशाही की। मैं तो दर्शकों को पत्रकारों की तानाशाही बताना चाहता हूं कि बीच में एक दौर ऐसा भी था, आप लोग को तो पता ही है, कि 4-5 चैनल ऐसे थे जिसमें एडिटर्स, जो संपादक थे, वो सब दोस्त थे। और वो सारे वैसे लोग हैं जिनको कुछ को आप यूट्यूब पे देखते हैं, कुछ को कहीं देखते हैं, कुछ को बतौर वक्ता देखते हैं, गेस्ट बन के आते हैं। सब मतलब नामी चेहरे थे और वो संपादक हुआ करते थे। और वो लोग क्या करते थे कि जैसे ही आप मान लीजिए एक फलाने चैनल में वहाँ से निकले और दूसरी जगह इंटरव्यू देने गए, तो जहाँ इंटरव्यू देने पहुँचे, वो पता जैसे ही उसको चला कि वो बाहर बैठा है, वो पहले फ़ोन करेगा अपने दोस्त को, जहाँ से आप आए हैं वहाँ के संपादक को, हाँ भाई तुम्हारा लड़का आया हुआ है। तो पहले वहाँ से सेटिंग हो जाएगी कि इसको नहीं लेना है। फिर वो जो इंटरव्यू देने गया है उसका, जहाँ वो इंटरव्यू देना गया है, वहाँ उसकी बुरी तरह से बेइज्जती होगी, उसको डिमोरलाइज कर दिया जाएगा कि तेरे को कुछ नहीं आता दुनिया में। क्योंकि भाई देखिए, बड़ा सिंपल सा हिसाब है, अगर किसी को रखना है तो आप पूछेंगे कि भाई तुम्हारे पिता का नाम क्या है, अगर नहीं रखना है तो आप पूछेंगे मेरे पिता का नाम क्या है, सीधा सा है। तो डिमोरलाइज करना इंटरव्यू में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले उसको वहाँ पे छीछा लेदर करके, बेइज्जत करके आप वहाँ से निकाल देंगे, उसका मनोबल तोड़ देंगे। अब वो वहाँ से लौटेगा उस संस्थान जहाँ वो काम कर रहा है, वहाँ एक शिकारी और बैठा हुआ है, वहाँ उसको कमरे में बुला के फिर यहाँ बेइज्जत किया जाएगा कि तुम वहाँ गए थे, मुझे सब पता है। मतलब आपको सबसे सुशांत, और उसकी नाइट ड्यूटी लगेगी फिर। हाँ, ये भी बता दूं, ये जो ये संपादकों का जो गिरोह था, ये कैसे काम करता था मैं आपको बताऊं कि अगर ये अमेरिका में काम कर रहे थे, इनको 120, 150 साल की कैद होती। वहां पे कानून होता है कि अगर आप अपनी कंपनी के सीक्रेट लीक कर देते हैं प्रतिद्वंदी कंपनी को, तो चूंकि शेयर होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, तो उस पर सालों की सजा, मतलब 120, 135 साल तक की सजा होती है। ये लोग अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर लेते थे। मतलब एक संपादक ने खुद मान लिया कि उस चैनल का क्राइम शो आने वाला था और मेरा भी क्राइम शो तैयार हो रहा, तो मैंने उनसे कहा कि अपना क्राइम शो थोड़ा डिले कर दो, हम लोग एक साथ ही लेकर आ जाएंगे। तो चैनल के आपस के शो और कंटेंट तक ये शेयर करते थे। मेरे साथ एग्जांपल है आशुतोष, जो IBN 7 के संपादक थे और आजकल वो राजनीतिक विश्लेषक बनकर बैठते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है सुशांत कि देखिए, राजनीति में आपको भी आने का हक है, अशोक जी को भी, मुझे भी है। भाई पत्रकार और राजनीति में आ गए, ठीक है, राजीव शुक्ला राजनीति में आए, फिर राजनीति के होकर रह गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन आशुतोष को देखिए, आप पत्रकार थे, अचानक एक दिन आप इस्तीफा देते हो, आम आदमी पार्टी में चले जाते हो, राजनीति करते हो, राज्यसभा सदस्यता नहीं मिलती, जो भी होता है, आप वापस पत्रकार बन जाते हो। मेरा सवाल यह है कि जिस पल आपने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला लिया होगा, तो अचानक तो नहीं लिया होगा, कोई बोधिसत्व की प्राप्ति तो हुई नहीं होगी कि आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो, एक रे आई और बोधिसत्व की प्राप्ति होगी, नहीं मुझे आपसे 5 मिनट आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना है। तो आप लंबे समय तक सोच रहे होगे, 6 महीने आपने विचार किया होगा, तो उन 6 महीने में जो आपने पत्रकारिता की, वो कितनी ईमानदार पत्रकारिता रही होगी, ये एक सवाल उठता है। आशुतोष आज बेरोजगारी की बात करते हैं, जो आपने इसमें मैं बस एक और जोड़ दूं, आज जो कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं जो दूसरों को चरण चुंबक बुलाती हैं, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? बिल्कुल, उन्होंने पहले, मतलब उनकी लिस्ट आई कांग्रेस के उम्मीदवारों में, और उसके बाद का उनका ट्वीट है इस्तीफे का। आपको पहले कैंडिडेट घोषित किया गया है और उसके बाद का आपका ट्वीट है कि आप जो है चैनल से इस्तीफा दे रही हैं, पहले और आप वो चुनाव हार गए। पहले अप्लाई किया होगा, आपने सोचा होगा कि आप अपनी वो शिफ्ट कर लें अपना। मैं इतना कहता हूं, आपने किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपको लगा पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, लेकिन आप दूसरे को फिर गोदी मीडिया और चरण चुंबक ये सब बोलते हो ना, तो फिर वही बात है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी आशुतोष का एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपने कॉकस की बात की, पूरे संपादकों का किस तरह से कॉकस बना हुआ था, गिरोह बना हुआ था। तो आशुतोष आज बेरोजगारी की समस्या टीवी डिबेट में बहुत जोर शोर से उठाते हैं। सबसे पहले बड़े चैनल में छटनी होती है, वो इनके कार्यकाल में हुई। नेटवर्क 18 जो चैनल था, वहां पर बड़ी तादाद में पत्रकारों को बाहर निकाला गया, तब एक पत्रकार के उन्होंने आवाज नहीं उठाई, जिसने उस वक्त इनके विरोध में, जिन पत्रकारों ने चैनलों में रहते हुए विरोध किया, उनके चैनलों से उन्हें नोटिस मिले। मैं भी उनमें से एक था, मुझे मेरी भी शिकायत कर दी गई कि तुम क्यों बोल रहे हो उनके मामले में। भाई पत्रकार बिरादरी, मैं तो बोलूंगा ना अगर नौकरी से निकाला जाएगा तो। और आज वो बेरोजगारी पे ज्ञान बांटते हैं देश की। आशुतोष का मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, मतलब ये कितने हिपोक्रेसी इन्होंने पत्रकारिता में रहती हुई करी है। आपको याद होगा
मुरादाबाद अभी जो 2012 में दंगा जो था मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसमें IBN 7 का जो रिपोर्टर था, स्टिंगर था, वो उसको गोली मार दी गई दंगाई में, उसकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो टिकर चलाया, वो आज भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगा। जब ब्रेकिंग न्यूज चली तो IBN TV18 के स्टिंगर को गोली लगी, TV18 के स्टिंगर की मौत। मेरा सवाल यह है कि स्टिंगर एक टेक्निकल एस्पेक्ट में पद है कि भाई वो हम लोग आपस के लोग हम लोग जानते हैं जो टीवी में काम करते हैं, आम जनता तो रिपोर्टर ही मानती है। आपका जब एंकर उस स्टिंगर के साथ जब फोन लेता था तो ये बोलता था कि आइए फला जगह से मेरे साथ वो स्टिंगर मौजूद है, आप रिपोर्टर बोलते थे ना, आपने उसको रिपोर्टर बोलते थे, उसकी जब रिपोर्ट आती उसमें रिपोर्टर था। लेकिन जब वो दंगों के अंदर मर गया और आपको लगा कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है, ऑन ड्यूटी वो मरा, तो आपने उसको स्टिंगर शब्द लिखा। मतलब इससे बड़ा आपके लिए जो चैनल के लिए अपनी जिसने जान दे दी, आप उसको स्टिंगर लिख रहे हो, ये इनकी इंसानियत है। और आप इनसे बातें करवा लो आप नहीं। और ये सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, मसीहा कुमार जो हैं, इनके चैनल से भी लोग निकाले गए और इनकी लाखों की, महीने की लाखों की सैलरी होती थी। और छोटे-छोटे कैमरामैन निकाले गए, कैमरामैन, प्यून निकाले गए, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे वो निकाले गए। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सैलरी घटा दो, वो चीज इन्होंने कभी नहीं की। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये टॉप एंगल आपको बताएगा कि असली गोदी मीडिया और जो पत्रकारों की आज़ादी की, बोलने की आज़ादी की बात करते हैं, उनकी सच्चाई क्या है। अब चूंकि ये तो लंबी चर्चा चलती चली जाएगी तो हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे किसी दिन। लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर में अगर हम सब ये मान रहे हैं कि एक बहुत बड़े लेवल पे ये चल रहा है, मुझे नहीं पता दूसरे देश इसमें शामिल हैं नहीं है, कौन फंडिंग करता है, क्या करता है, जो भी करता हो, अगर हम ना भी मान लें उसको, तो भी ये जो युद्ध चल रहा है नैरेटिव का, इससे देश को अगर बचना है तो आप दोनों के हिसाब से रास्ता क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ कि YouTube जो हैं उनके कंटेंट के ऊपर, मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप कहते हैं कि आप पत्रकार होकर आप पत्रकारों की, लेकिन YouTube के कंटेंट के ऊपर कुछ तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी पत्रकार, और यूट्यूबर मैं पत्रकार को भी शामिल कर रहा हूँ, किसी भी पत्रकार को कितनी बार फेक न्यूज़ फैलाने की इजाज़त देंगे? आज 9 जुलाई, आज 8 जुलाई है, अभी कल परसों 3 दिन पहले जो है 6 जुलाई को पट्टों ने जो है सरकार गिरा दी थी, मोदी सरकार, 4 PM चैनल ने और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, इन्होंने 6 जुलाई को सरकार गिरा दी थी कि 6 जुलाई को मोदी सरकार गई। आप कितना झूठ कब तक बोलेंगे? तो मुझे लगता है, और ये सब चीज़ें ना, और जो एक ऐसा कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए कि अगर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, लगातार फैला रहे हैं, तो उसको लेकर के कोई आपके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप उसको लेकर सरकार, कोई भी, या कोई संस्था, कोई तो एक्शन ले। बिना एक्शन के नहीं चलेगा। एक बार स्मृति ईरानी जी ने इसकी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने गलती क्या की थी जब वो आइन में मिनिस्टर थी? उन्होंने गलती ये की थी, उन्होंने एक कमेटी बना दी थी कि अगर कोई फेक न्यूज़ फैलाएगा तो उसका PIB कार्ड जो है लगातार रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा सुझाव था, लेकिन उसमें गलती उन्होंने क्या की, उन्होंने सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिए थे। अब वो जैसी ब्यूरोक्रेट्स बैठा दिए थे, सारे पत्रकार चिल्लाने लगे। मैं कहता हूँ कुछ आप पत्रकारों की संस्था बना दो, लेकिन एक ऐसी जो क्रेडिबल हो, कि वो ऐसा पत्रकार नहीं जिसमें लोग एक दूसरे को फेवर करने लगे। एक क्रेडिबल पत्रकार, अगर कोई पत्रकार लगातार एक महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में अगर लगातार 6-7 फेक न्यूज़ फैलाता पकड़ा जाता है, फेक नैरेटिव फैलाता पकड़ा जाता है, तो उसकी पत्रकारिता, वो आप कम से कम किसी अखबार में छपवाइए कि ये फेक न्यूज़ फैलाता पकड़ा गया, आप उसका PIB रद्द कीजिए, कुछ एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, मुझे लगता है सरकार को नैरेटिव की लड़ाई पे करना, क्योंकि फेक आपको ज़्यादा तेजी से सच बोलना पड़ेगा। अभी हो क्या रहा है, वो लोग झूठ बोलते हैं, सरकार की ओर से सच बोलने के लिए जो है कोई सिस्टम दिखता नहीं है मुझे कि कोई ऐसा कि जो यानी एक सिस्टम बने, और ये जो झूठ और सच की लड़ाई, इसमें सरकार मतलब को या उनके सिस्टम को थोड़ा और एग्रेसिव होना, लोगों को पता होना चाहिए ना कि ये झूठ है, ये सच है, लोगों को पता होना चाहिए। कुछ आप लोगों को इन्फॉर्म तो करें ना, नहीं इन्फॉर्म करेंगे तो देखिए, मुझे लगता है कि जो PM ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि मैं इस इकोसिस्टम को हम तोड़ देंगे, हम इस इकोसिस्टम को हम इलाज कर दिया जाएगा, अगर ये बोला और ऐसा करते हैं तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। और इकोसिस्टम तोड़ना को ऐसा नहीं किसी एक खास वर्ग को टारगेट करना है, जो गलत कर रहे हैं उनको टारगेट करना है। इस देश में लोकतंत्र है, सबको आज़ादी अपनी बात कहने की, लेकिन मर्यादा में कह रहकर और फैक्ट्स के साथ कहने की बात, आज़ादी होना चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर एक व्यक्ति बाहर से बैठकर बहुत ही शैलो से इंफॉर्मेशन देकर, कोई डेप्थ नहीं है उसमें, और वो 4 गलत चीज़ें फैलाकर उसको करोड़ों व्यूज़ उसके आ रहे हैं, तो ठीक है,
आपके पास भी लोग हैं और आपके पास भी बहुत अच्छे लोग हैं जो राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को मानते हैं, जिनके लिए देश पहले है। तो ऐसे लोगों को आपको आगे बढ़ाने के लिए आपका सिस्टम होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति अपनी मेहनत कर रहा है, दिन भर रिसर्च कर रहा है, वो एक यूट्यूब में अपना वीडियो बना रहा है, तो उसको क्या सपोर्ट मिल रहा है? इतना बड़ा सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट सिर्फ पैसा नहीं होता सुशांत भाई, सपोर्ट ये भी होता है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, आप रीट्वीट कर रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, कहीं चर्चा में उसका जिक्र छेड़ रहे हैं, उसको मोटिवेट कीजिए। इसलिए नहीं कि वो आपकी विचारधारा के, इसलिए कि वो सही बात कह रहा है, उसके मन में राष्ट्र प्रथम का भाव है। या जैसा वो कह रहे हैं कि भाई अगर झूठ को तेजी से फैलाया जा रहा है तो आप सच को, जो अगर सच बोल रहा है, हाँ, जैसे मान लीजिए अग्निवीर पे आपने कोई वीडियो बनाया या मैंने कोई शो किया, क्या इस सरकार के लेवल पर यह नहीं हो सकता कि लोग ये करें कि ये सच है अग्निवीर का, आप सुशांत का शो देखिए, ये आपको सच पता चलेगा। कुछ तो चीज हो ना, आप बता ही नहीं रहे हो कि क्या सच है क्या झूठ है, लोग तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे ना, अगर एक तरफ झूठ 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 आता रहेगा, दूसरी तरफ। और एक बात अंत में छोटी सी जल्दी से कह देता हूं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप को ये कह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया हुआ, लेकिन इस चुनाव में इस बात के प्रमाण है कि सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस इकोसिस्टम ने किया ये झूठ फैलाने के लिए। तो आप व्हाट्सएप का भी सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, कम से कम जो सही वीडियोज हैं उनको आप व्हाट्सएप के सिस्टम में घुमाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है एक्स पे ना हो, फेसबुक पे ना हो, इंस्टा पे नहीं हो, लेकिन गांव देहात में व्हाट्सएप आजकल बहुत जाए, तो आप व्हाट्सएप पे ही कम से कम सही चीजें कैसे स्प्रेड कर सकते हो, ये सब चीजें देखिए सरकार को एक चीज तो समझनी होगी, अगर आपने सीमाएं सील कर दी हैं, भाई कोई बॉम्ब ब्लास्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने इनका स्लीपर सेल तोड़ दिया, बिल्कुल, आपने आतंकियों को यहां तक पहुंचने से रोक दिया, ये बहुत अच्छा काम किया, आपने राफेल खरीद लिया, आपने सीमाएं सुरक्षित कर ली, लेकिन घर के अंदर जो चल रहा है इसको अगर नहीं रोकिएगा तो जो उधर से आके करते उससे ज्यादा भयावह यहां हो जाएगा, क्योंकि उधर वाले को मारने के लिए, ठोकने के लिए सोचना नहीं पड़ता, लेकिन अपनों पे आप गोली नहीं चला सकते, आप उन पर जो है उस तरह से एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए पहले बेहतर है कि आप एक सिस्टम बनाएं। दूसरा तो मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये देश एक युद्ध के दौर से गुजर रहा है जहां नैरेटिव का बहुत ही घिनौना युद्ध चल रहा है, तो आपको भी एक योद्धा के तौर पे काम करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार कर देगी, मोदी कर देंगे, इसके भरोसे मत रहिए। अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ जो है वो फैक्ट के साथ, कोई सुशांत सिन्हा बता रहे हैं, कोई प्रकाश श्रीवास्तव बता रहे हैं, कोई अशोक श्रीवास्तव बता रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने, 4 लोगों को जागरूक करने, उनको जगाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, क्योंकि ये सरकार बनाने और सरकार गिराने की लड़ाई नहीं है, ये देश बचाने की लड़ाई है, और उसमें आपको भूमिका निभानी ही पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि ये नैरेटिव की लड़ाई पर आप मेरी किताब को भी लोग कहेंगे कि लोग इसको पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। ये नैरेटिव क्या है उससे आपको पता चलेगा, फेक नैरेटिव क्या है। ये जिस इकोसिस्टम की बात प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसको तोड़ने की जरूरत है, वो कैसे काम करता है, वो हमने इसमें पूरा रिसर्च करके जिक्र किया। तो ये किताब भी ज़रूर पढ़िए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से इस लड़ाई में और क्या किया जाना चाहिए अगर देश को बचाना है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप एंगल में इतना ही। नमस्कार।